जो बचे हुए 7 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं? आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में उछाल देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा, एआई मार्केट में बहुत उछाल देखने को मिलेगा। कि अभी एक यंग जो लड़का यशस्वी, आपने देखा होगा कि उसने राजस्थान से वो खेले हैं, और मेरे को जो ये लड़का है जो बिहार से खेला है, ये भारतीय टीम में इसका एक नए लेवल पर ये लड़का अपना नेम एंड फेम लेकर जाएगा और भारत की टीम को एक बुलंदी पर पहुँचाएगा, ऐसा इसकी कुंडली से देखकर मुझे लग रहा है। मोदी जी की 3rd टर्म चल रही है, इस टर्म के बीच में उनकी रिटायरमेंट भी पास आ रही है, तो क्या फ्यूचर दिखता है मोदी जी के बारे में हर लोग अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मोदी जी कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, और जब भी वे रिटायरमेंट लेंगे तो अज्ञातवास में चले जाएंगे। मैं किसी को भी उनको दिखेगा भी नहीं कि वो कहाँ चले गए। गोल्ड पिछले साल तक 80 पे था, फिर स्काई रॉकेट होकर लाख पे चला गया, नाउ इट्स कम डाउन टू 90। क्या है गोल्ड? ये क्या क्रैश हो रहा है या करेक्शन हो रहा है? गोल्ड 1,20,000 रुपये पे जाएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी हैव सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट आचार्य लवभूषण जी विद अस। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, हम तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी, तो आचार्य जी हमारे दर्शकों के लिए प्लीज आप बताइए आपकी कहानी क्या थी, कैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर बने और कैसे आपने इतना नाम कमाया है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, मैं इसमें ना आपको एक कहावत से शुरुआत करना चाहूँगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने अभी ओयो के मालिक के बारे में पढ़ा कि उन्होंने जब ओयो का ऐप बनाया था तो वो एक होटल की तलाश में गए थे, जिनको होटल ढूंढने में बड़ी परेशानी आई, तो बाद में उन्होंने ओयो ऐप बनाया। तो इसी प्रकार से ओला का जो ओनर था, तो उसको एक गाड़ी ढूंढने में बड़ी परेशानी आई, तो उनसे उन्होंने परेशान होकर तो बाद में उन्होंने एक ओला ऐप बना दी। तो इसी तरीके से मेरी ही लाइफ में एक एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने की एक कहानी स्टार्ट हुई थी 2015 में 16 में, जब मैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं या आपने मेरे बारे में देखा भी होगा, तो मैं बैंकरप्ट हो गया, कैंसर हो गया। तो सभी तरीके से जब मैं आदमी जकड़ा जाता है तब आदमी परेशान होकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। ऐसी मेरी मदर मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई, तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो फिर वो जब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो यही एक कहानी बनी, ये एक मुझे प्रेरणा बनी एक मुझे एस्ट्रोलॉजर बनाने में। तो तब जब मैं किसी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस पर मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया, इस पर खुद रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो चीज़ें जब मुझे पता लगा कि जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी चल रही है और जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजर हैं और जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है, वह उनका दिन रात का डिफरेंस है। जो मेरे गुरु हैं वह आज भी एक बंद कमरे में रहते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। वह आज भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और जो मार्केट में जो उपाय बताए जा रहे हैं या बिना लॉजिक के जो तथ्यहीन बातें की जा रही हैं, तो इनसे परेशान होकर मैंने एस्ट्रोलॉजी को एक संकल्प लिया कि इसको मैं गहराई से इस पर अध्ययन करूँगा। वो गहराई ही मेरे को एस्ट्रोलॉजर उसने कब मुझे बना दिया ये मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब मैंने रुचि से पढ़ा और अपने ऊपर अप्लाई किया, तो जो मेरा 15-16 करोड़ का लोन था वो कब उतर गया मुझे पता नहीं लगा। कैंसर जैसी बीमारी से मैं कब बाहर आ गया मुझे पता नहीं लगा। तो लोग जब मेरे से पूछने आने लगे तो मैं उन्हें बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो एक माउथ पब्लिसिटी ऐसी हुई कि मेरे को उसने एक आम आदमी से एक ख़ास आदमी बना दिया, और मैं एस्ट्रोलॉजर कब ऐसा बन गया मुझे पता ही नहीं लगा। बहुत बहुत सुंदर, दैट इज सो मूविंग। इमेजिन समबडी क्योरिंग देयर कैंसर एंड गेटिंग रिड ऑफ देयर crores of loans just through astrology. That is so special. बात बिल्कुल सही कही है आपने, वाकई ही there's a lot going on around these occult sciences, और अब लोग डिफरेंस नहीं बना पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या गलत है, क्या सिर्फ बहकावा है और क्या वाकई में गाइडेंस है। सो आई रियली होप बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी विल ऑल बी एनलाइटेंड टुवर्ड्स व्हाट द राइट पाथ इज। थैंक यू सो मच आचार्य जी। सो मूविंग ऑन आचार्य जी, लेट्स मूव right into the episode. Let's find out what do our stars say about love, whether Kohli will be back or not, whether Modi ji will stay in power or not. So स्टार्टिंग आचार्य जी 2025 की बात करते हैं, मंगल का साल है। वैसे तो प्रिडिक्शंस जो पिछले साल हुई थी मंगल की काफ़ी हद तक सच हुई हैं, जैसे बोला गया था कि कुछ वॉर लाइक सिनेरियो बन रहा है और ऑलमोस्ट वॉर हो ही गया, और ये भी बोला गया था कि कोविड जैसा एक वायरस वापस आ सकता है। एंड नाउ दैट वी मेक दिस एपिसोड, वेल कोविड इज़ ऑलमोस्ट बैक। सो प्रिडिक्शंस काफ़ी खतरनाक सी हुई थी और अब तक सच भी हुई है। बट क्या होता है जब नया साल आता है तो एक नई उम्मीद आती है।
2024 शनि का साल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक नया साल आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई ग्रोथ आएगी। और जो मुझे आसपास दिख रहा है इन 5 महीनों में, बड़ी ही क्योटिक सी एनर्जी रही है। बहुत सारे ट्रांजिट्स हुए हैं, रेट्रोग्रेड्स हुए हैं, देयर हैज़ बिन सच chaotic, वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जी सो फार। तो जो बचे हुए 7 महीने हैं वो कैसे जाने वाले हैं, एंड आई थिंक बड़ी ही अच्छे टाइम पे हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं क्योंकि मई का एंड है और 29 मई में ही हमारा राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है, विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ 1.5 ईयर्स आई बिलीव। तो क्या 7 महीने अब हम देख सकते हैं 2025 में? देखिए, यहाँ पे राहु केतु का ट्रांजिट हो चुका है, लेकिन जो स्पष्ट राहु है वह 29 मई को स्पष्ट राहु गोचर करेगा। लेकिन ऑलरेडी ये राहु का गोचर हो चुका है कुंभ की राशि में, और केतु का गोचर हो चुका है सिंह की राशि में। तो ये राहु का गोचर मीन राशि में जब राहु गोचर कर रहे थे, तो कहीं भी मीन राशि में राहु अच्छे नहीं, कंफर्ट नहीं होते हैं। तो कुंभ की राशि में राहु अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्ट मानते हैं 12 राशियों में से। तो ये मान के चलिए कि जो लोग आईटी से संबंधित परेशानी में थे, कहीं ना कहीं उनको सॉफ्टवेयर से संबंधित परेशानी आ रही थी, तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने वाला है। और राहु अभी जैसे ही कुंभ की राशि में गोचर किया है, तो आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में उछाल देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा। आपको ऐसी कुछ चीज़ें, आपको एआई मार्केट में बहुत उछाल देखने को मिलेगा। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एआई के अंदर, क्योंकि राहु का मतलब है भ्रम। जो कुछ नहीं है वो राहु है, जो है, जो झूठ है वो राहु है, और जो सच है वो केतु है। और अभी केतु महाराज जी ने गोचर किया है सिंह की राशि में। तो जब केतु महाराज जी सिंह की राशि में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब कहना है कि लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, लोगों के पेट के ऑपरेशन हो सकते हैं। ये भी देखिए कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप को परफेक्ट भी करेंगे। केतु जब भी सिंह की राशि में गोचर करते हैं, तो लोग अपना जो बिखरे हुए काम को समेटना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम काम को अच्छे तरीके से करें, हमने खूब इधर उधर भाग के देख लिया। और तो इसका मतलब है राहु और केतु का जो गोचर है अभी कहीं ना कहीं आगे अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलो एटलीस्ट दैट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि जो आने वाले 7 महीने हैं, कहा जा सकता है कि वो एटलीस्ट इन 5 महीनों से बेटर रहेंगे। नहीं, इसमें मैं कुछ चेंजेस भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस लेना चाहूँगा। अभी मंगल का गोचर वापस सिंह राशि के ऊपर होने वाला है। अभी मंगल गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में भी मंगल अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन सिंह राशि में मंगल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पहले से केतु महाराज जी विराजमान हैं। जब भी केतु और मंगल का आपस में गोचर होता है, तब मर्डर होते हैं, तब कत्ल होते हैं, तब लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तब लोगों के ऑपरेशन होते हैं। मंगल केतु का योग एक ऐसा योग है जो आदमी को चीर फाड़ करता है, हत्यारे लोगों। तो ऐसा भी हो सकता है जब भी मंगल केतु की युति आपस में बनेगी, तो मैंने आपको जैसा ही बताया, तो ऐसे कुछ सीन बनेंगे, ऐसे कुछ योग भी बनेंगे। और ऊपर से गुरु अतिचारी हो रहे हैं। जब भी गुरु अतिचारी होते हैं, तो हर आदमी की जो काम करने की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। 9 ग्रहों में से गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़े हैं, और वो अब अपनी मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ रहे हैं। जब कोई आदमी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे दौड़ेगा, तो गलतियाँ भी करेगा। अब गुरु मतलब कि धर्म गुरु, तो 2 धर्मों के लोग आपस में लड़ सकते हैं, एक ही धर्म के गुरु आपस में झगड़ सकते हैं। जो गोल्ड है वो एकदम से स्पीड से बढ़ेगा, और एकदम से स्पीड से इसमें करेक्शन भी आएगा। लोग जल्दबाजी में ऐसी ऐसी गलतियाँ कर बैठेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और हर आदमी, चाहे वो बड़ा जो यूएसए है, यूके है, जिन्होंने लोगों पर राज किया है, वो अपना राज करने के चक्कर में, चाइना है, ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिनका पछतावा उन्हें पूरी उम्र रहेगा। और जब जब गुरु अतिचारी हुआ है, तब तब महाभारत हुआ है। जब भी महाभारत हुआ था, तब भी गुरु अतिचारी था, और अभी भी गुरु अतिचारी है। तो ये महाभारत होने वाली है अब। अब महाभारत घरों में होंगे, महाभारत देशों में होंगे, और महाभारत आपस के पड़ोसी देशों में भी होंगे। वाओ, आई होप इस महाभारत में इस बारी भी धर्म की ही जीत हो। तो ठीक है आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया कि बचे हुए 7 महीने भी कुछ वार्निंग्स के साथ ही आ रहे हैं, एंड इट्स गुड कि हमारे पास वी हैव गुरु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस टू एक्चुअली हेल्प अस नेविगेट थ्रू दिस टाइम्स ऑफ टर्मोइल। तो आचार्य जी, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कौन सी राशि है जो हमको फॉलो करनी है, बिकॉज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपका सन साइन फॉलो करती है, वैदिक जो मेरी समझ के हिसाब से है वो मून साइन फॉलो करता है। तो
कौन सी राशि हमको देखनी है, और उस राशि के हिसाब से प्लीज़ एक छोटी सी प्रोडिक्शन बता जी। दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करती है, और वैदिक ही सब कुछ है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी का ही कुछ हिस्सा उन्होंने फॉलो किया। तो जो सनशाइन है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मून शाइन है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो 100% मून शाइन के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मून साइन है क्या। जहाँ पर आपका चंद्रमा जिस राशि के अंदर ऊपर बैठा हुआ है वह आपका मून शाइन है। जैसे मान लीजिए कि मेरा चंद्रमा 1 नंबर राशि में बैठा हुआ तो मेरी मेष राशि है, आपका मून 2 नंबर की तुला है। राशि में बैठा हुआ है तो मून जैसे आपका 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ तो तुला राशि है। जो सन शाइन है एक्चुअली क्या क्या होता है कि मून शाइन चंद्रमा जो हमारी जो कुंडली है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वह चंद्रमा के ऊपर काम करती है। जो हमारी सबसे पहले महादशा शुरू होती है तो मून जिसकी नक्षत्र में बैठा होता है उसका लोड ही हमारी महादशा है, और जिसके सब लोड में बैठा होता है वह उसकी अंतदशा होती है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही सब कुछ है। वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया कि उसके थोड़े से पार्ट कर दिए, जितना उनको समझ में आया उन्होंने उतना समझाने की कोशिश की। उनके हिसाब से मैं आपको वेस्टर्न सनशाइन क्या होता है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। उनके सनशाइन का मतलब एक है कि सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं तो 15 सूर्य एक राशि में 1 महीना गोचर करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक फॉर्मूला है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, तो आपको उसमें 3 ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य जिनका जन्म 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हुआ है तो जो भी तो आप वेस्टर्न वाले ये बोल देते हैं कि आपका सनशाइन 4 होगा, यानी कि कर्क राशि होगी। और जिनका भी जन्म 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में होगा उनका जो सनशाइन है वह सिंह होगा। ये एक फॉर्मूला है, ये हम इसको हम ट्रांजिट के हिसाब से बोलते हैं। तो ये इसका मतलब वो कि 1 महीने के सनशाइन है वो 1 महीने की ऊपर काम करता है, और जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हर 2 घंटे में हमारा मून शाइन चेंज होता है। तो 100% मून साइन ही काम करता है। ठीक है, ओके, सो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मून साइन इज़ फार मोर एक्यूरेट देन सन साइन, तो हम अपने मून साइन के हिसाब से प्रोडिक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है आचार्य जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडिक्शंस। जी। यदि मैं बात करता हूँ तो मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए जो ये साल है, जो अगले 7 महीने हैं ये कैसा रहने वाला है। तो अभी तक इनके साथ में जिसको भी सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, मतलब ये कुछ अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, तो अभी उनके लिए मई के महीने से ये काम बहुत तेज़ी से होने वाला है। लेकिन उनको एम्प्लॉय से संबंधित समस्या आ सकती है। मई के महीने में ऐसा हो सकता है कि कुछ उनके अच्छे एम्प्लॉयज़ उनको छोड़ के चले जाएं या इनको निकालना भी पड़े, क्योंकि जैसे शनि उनके 12वें हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इस प्रकार की उनकी समस्याएं आ सकती हैं। तो जो भी इनके काम बिखरे हुए थे वह काम इनके समेटने लगेंगे, क्योंकि केतु अब सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे सूर्य ग्रह और गुरु जो कि इनके अब गुरु ग्रह 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और सूर्य अभी 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं राशि के हिसाब से। तो इनके नेम फेम में एकदम से तेज़ी आएगी, नेम फेम में एकदम से वृद्धि आएगी, और यदि इन्होंने अपने पास कोई गोल्ड भी लेकर रखा हुआ है तो उसमें भी तेज़ी आने के योग इनके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। बहुत अच्छा। जी, तो सेकंड मैं बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए भी राहु का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके 10th हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं, और इनके लिए शनि महाराज भी बहुत अच्छे हैं। शनि महाराज भी इनके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। अब इनको यदि किसी प्रकार की एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इनको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, एक अच्छे लोग इनको मिलेंगे। और प्रोफेशन में भी जो 10th हाउस है वो हमारे प्रोफेशन का होता है, और यहाँ पे भी इनके लिए बहुत अच्छा कहीं ना कहीं दिखा रहा है। यहाँ पे गुरु ग्रह भी इनके लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं। गुरु ग्रह 4थे घर में गोचर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक नया घर, नई गाड़ी वृषभ राशि वाले अभी लेने का प्लान करें, और अपने घर या मल्टीपल प्रॉपर्टी भी ये ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये नया साल जो अगले 7 महीने हैं वह बहुत अच्छे जा सकते हैं। बहुत खूब। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए राहु यहाँ पे 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी 9th हाउस में राहु गोचर करते हैं तो इसका मतलब है कि जातक को क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों को ये हो सकता है कि उनको थोड़ा क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम आए। नेम एंड फेम तो मिले, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, करें आप और क्रेडिट कोई और ले जाए, तो मिथुन राशि वालों के साथ में थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे गुरु उनके जो हैं
लगन में से ही गोचर कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगे कि मेरा नाम है, नेम एंड फेम बहुत जल्दी से हो जाए। मैंने अभी आपको बोला कि गुरु यहाँ पे अतिचारी हैं, तो जल्दबाजी में मिथुन राशि वाले कुछ गलत स्टेप भी उठा लें या कुछ गलती भी कर बैठे, ऐसा भी हो सकता है। इसका छोटा सा उपाय देना चाहेंगे आप? तो यदि मिथुन राशि वालों को तो यदि ये चाहें कि गलती ना करें तो पक्षियों को ये चने की दाल इन्हें खिलानी चाहिए, और ये चाहें कि इनको क्रेडिट मिलता रहे तो किसी भी धार्मिक स्थान पर ये सफाई करके आते रहें, या फिर झाड़ू जो तिनके वाली हैं ये डोनेट करके आते रहें, तो दोनों चीज़ें इनकी सॉल्व हो जाएंगी। परफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है। यह साल उनका भावनाओं में बहने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु उनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु उनके 2nd हाउस में गोचर करते हैं। केतु का काम है किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, किसी भी चीज़ को अलग कर देना, और राहु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। 8वां घर क्या दुखों का होता है, 8वां घर परेशानियों का होता है, और जब भी राहु यहाँ पे 8वें घर में गोचर करेंगे तो कर्क राशि वाले तो पहले ही इमोशनल हैं, पहले ही वो भावनाओं में बहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को बड़ा पैसा उधार दे दें, तो अपना ही पैसा मांगने के लिए इन्हें हो सकता है कि इसे एक ऐसा सिनेरियो नहीं क्रिएट हो जाता है कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है, अपना ही पैसा। तो यदि पहली बात तो पैसा किसी को उधार ना दें, यदि उन्होंने उधार दे रखा है तो उनको वापस लेने में परेशानी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि पैसे से अलगाव हो जाए, पैसे से दूरी बन जाए, क्योंकि केतु उनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और राहु भी यहाँ पर गुरु भी यहाँ पर उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 12वां घर हॉस्पिटल का या परेशानियों का या दुखों का है, खर्चों का है, तो ये थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए भी यह साल, ये बीते हुए 7 महीने कहीं ना कहीं परेशानी वाले हो सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा कि मछलियों को यदि वे दाना डालते रहें, और इसके साथ साथ में यदि पास के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और पेशेंट को नारियल पानी यदि वो पिला के आते रहें, या फिर गाय को नारियल की बर्फ़ी भी खिलाते रहें, तो यह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो जब भी सोते वक्त अपने तकिए के नीचे एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी वो रख सकते हैं। यदि वैसा कर लेंगे तो कर्क राशि वालों के लिए ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जी। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए केतु यहाँ पे उन्हीं के लगन में ही गोचर करेगा, और राहु 7वें घर में गोचर करेगा। तो केतु जब भी लगन में गोचर करता है तो सूर्य उच्च का हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उनके लिए सूर्य का मतलब है नेम एंड फेम। कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए यह जो बीते अगले आने वाले 7 महीने हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होने वाले हैं। वह काम में अपने परफेक्टनेस लेकर आएंगे, वह अपने आप को एकदम से इस प्रकार से उनकी जो काम करने की कला है एकदम से निखर कर आएगी, और उनका मार्केट में एकदम से नेम एंड फेम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। 7वां घर क्या बिजनेस का भी है, तो वहाँ पे राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं, तो कहना कि वो अपने बिजनेस को फैलाएंगे और बहुत परफेक्ट तरीके से। तो इसका मतलब सिंह जो लगन है या सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो गोचर है इनकी फेवर का भी रह सकता है। और यदि मैं बात करता हूँ सिंह वालों के लिए शनि के गोचर की, तो शनि का गोचर इनके लिए, शनि का गोचर भी इनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कर्मी धर्मी कुंडली उनकी बन रही है। यदि कहीं भी उनकी प्रॉब्लम भी आ जाए तो शनि महाराज जी यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए खुद आएंगे। अभी तक आपने जितनी राशियां बताई है सबसे अच्छी सिंह राशि ही है। सिंह राशि की बल्ले बल्ले हो रही है। चलिए ठीक है, आगे बताइए। आज बात करता हूँ मैं कन्या राशि के बारे में। आज मैं कन्या राशि की बात करता हूँ तो यहाँ पे राहु 6ठे घर में गोचर करेंगे और केतु महाराज जी 12वें घर में गोचर करेंगे। 6ठे घर में केतु उच्च के होते हैं और 12वें घर में केतु भी बहुत उच्च के होते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह साल, यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरु ग्रह यहाँ पे उनके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु ग्रह जब भी 10th हाउस में गोचर करते हैं तो तब उन्हें कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, वो यस मैन हो जाते हैं। तो गुरु ग्रह 4थे घर में तो उच्च के होते हैं, लेकिन 10th हाउस में वे थोड़े से यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो बिजनेस में राहु और केतु का तो गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में यहाँ पे उनसे गलती करने के योग हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहु और केतु उनके साथ में खड़े हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने की में वह गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन राहु केतु ने संभाल लेंगे। तो कहने का मतलब है यह अगले 6 से 7 महीने उनके लिए मिला जुला रहेगा। कहीं से खुशखबरी आएगी और कहीं से बुरी खबर भी मतलब आएगी, तो बराबर लॉस भी होगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से कन्या राशि वालों के लिए ये साल रह सकता है। ठीक। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों में देखेंगे तो राहु यहाँ पे 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज जी यहाँ पे 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, और जो शनि महाराज जी हैं वो 4थे घर में उनके गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग अभी नया काम इनिशिएट करेंगे, नई
हो सकता है ये कहीं जॉब में काम कर रहे हो तो उनको लगे कि अब जॉब को छोड़कर मुझे अपना काम शुरू करना है। ऐसी प्लानिंग इनके दिमाग में हो सकती है, क्योंकि पंचम घर में जब भी राहु गोचर करते हैं तो इसका मतलब आदमी को कुछ बड़ा सोचना है, उन्हें कुछ बड़ा प्लानिंग करने की दिमाग में इनके आ सकती है। और केतु जब भी 11वें घर में गोचर करते हैं तो इसका मतलब सामने वाले को, तुला राशि वालों का भी समझना होगा कि उन्हें जो भी काम करना है उनके गले में तलवार रख दी जाए। तो केतु महाराज जी का मतलब है सच। यहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार से झूठ का साथ नहीं देना है, चाहे उनके हाथ में तलवार भी रख दी जाए, गले में तलवार भी रख दी जाए तो भी। तो यदि वो ऐसा कर लें कि कोई भी काम को इस तरीके से करें कि उन्हें अब 10 रुपये का काम, 10 रुपये की चीज़ उन्हें 100 रुपये में बेचनी है, तभी भी राहु महाराज जी उनके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन उन्हें इस प्रकार से बताना है कि मेरा MRP 100 रुपये है और इससे कम मैं नहीं दूंगा, मतलब कि गोलमाल करके चीज़ नहीं बेचनी है, स्पष्टवादिता के रूप से काम करना है। तो तुला राशि वालों के लिए यह साल, यह आने वाला समय बहुत अच्छा इनके लिए भी रह सकता है। और तुला राशि एक संबंधों की राशि भी है और ये लोग हमेशा लोगों से संबंध अच्छे बनाकर रखते हैं, तो ये साल भी उनके लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत cool. जी, अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि में चौथे घर में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं और 10वें घर में केतु। तो इनके लिए कुछ ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि इन्हें घर से दूर जाना पड़े, घर में थोड़ी सी अशांति आ जाए। तो इनके लिए भी यह भी एक बहुत अच्छा मौका है, यदि घर से बाहर जाकर ये कुछ सोच रहे थे कि मैं काम करूँगा या फ़ॉरेन जाके काम करूँगा, या दिल्ली के लोग ये सोच रहे थे कि मैं मुंबई जाके काम करूँगा, या मुंबई के लोग सोच रहे थे कि मैं दिल्ली जाकर काम करूँगा, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि यह घर से दूर जाकर काम कीजिए। और घर से दूर जाने का भी एक मौका भी है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का इनको मौका है। और यदि घर पर भी ये काम करना चाहते हैं तो इनको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये घर पर भी काम करें तो वेल ड्रेस्ड होकर काम करें। कुछ लोग होते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं लेकिन वैसे ही कुर्ते पजामे में बैठ जाते हैं जैसा वे रेडी, तो इनको भी घर पे भी काम करना है तो इनको रेडी होकर रहना पड़ेगा, तब तो ये साल उनके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि राहु महाराज जी अभी इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु जी 9th हाउस में। राहु जब भी 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो इसका मतलब है कि नेम एंड फेम, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बढ़ने के जो योग हैं वह बहुत अच्छे हो जाते हैं। केतु महाराज जी 9th हाउस में भी परम उच्च के होते हैं और शनि महाराज जी भी यहाँ पे उनके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी हर प्रकार से बल्ले बल्ले होने वाली है। तो धनु राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए भी जो राहु है वह 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु 8वें घर में गोचर करेंगे। तो राहु 2nd हाउस में गोचर जब भी करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आदमी के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो वह बोलना नहीं चाहता है, ऐसे वायदे वो कर बैठता है जिसको नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें हवा में बातें जैसे कहते हैं ना निकल जाती हैं, जो उसको लगता है ये मैं गलत प्रॉमिस कर आ गया, मुझे यह नहीं बोलना चाहिए था, उस बाद में वो उसका रिग्रेट भी नहीं करता है, उसकी माफ़ी भी नहीं मांगता है और उसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना है कि आप बोलते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऐसा ना हो तो आप चंदन का तिलक अपने माथे पर लगा के रखें और अपने बेड पे चारों तरफ एक चंदन की लकड़ी भी आप लगाकर रख सकते हैं। और केतु यहाँ पे 8वें घर में गोचर करता है तो सेपरेशन दिखाता है, अलगाव दिखाता है, कोई अपना इन्हें छोड़कर जा सकता है, ऐसा दुख इनकी लाइफ में आ सकता है। वो सेपरेशन कई प्रकार का हो सकता है, तो किसी से अनबन भी हो सकती है और कोई उन्हें हमेशा के लिए भी छोड़कर जा सकता है। तो यदि वे ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उन स्ट्रीट डॉग्स को या अपंग लोगों को कुछ ना कुछ खट्टा या मीठा खिलाते रहना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि में क्या है कि गोचर उनके लगन में कर रहा है, तो चंद्रमा और राहु की यहाँ पर कहीं ना कहीं युति बन रही है। कुंभ राशि में राहु अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्ट समझते हैं। एक कहावत भी है एस्ट्रोलॉजी में, कहा जाता है कि शनि बद राहु मंगल बद केतु। राहु का जो व्यवहार है वह शनि की कुंभ राशि जैसा है, क्योंकि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा यदि कोई पैसा देती है वह कुंभ की राशि है, और राहु का व्यवहार भी शनि की कुंभ राशि जैसा है। तो कहना कि कुंभ राशि वालों के लिए भी यह साल, यह राहु का गोचर उनकी बल्ले बल्ले करा सकता है। पर एक समस्या यहाँ पर जरूर आ सकती है कि जैसा पैसा आएगा वैसा पैसा जाने के भी योग हो सकते हैं। मतलब पैसा आने के भी योग हैं और पैसा एकदम से जाने के भी योग हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु की जब भी युति बनती है
तो मन में अशांति होती है, मन में बेचैनी ज़्यादा हो जाती है, नींद की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो ये पैसा भी आने के योग है और साथ साथ में कहीं न कहीं बेचैनी या नींद की समस्या भी जातक के लिए लेके आएगा। और केतु महाराज जी यहाँ पे 7वें घर में गोचर कर रहे हैं उनके साथ में, तो यहाँ पर भी रिश्तों में कहीं न कहीं टकराव भी आएगा। तो ये भी हो सकता है कि हम लोग पैसा ही कमाने के बारे में सोच रहे हैं और रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कहीं न कहीं इम्बैलेंस यहाँ पर रह सकता इसका है। उपाय आचार्य जी? यदि हम इसका उपाय करना चाहें तो पक्षियों में मेन राहु का जो पक्षी है वो पैरेट पिजन कबूतर से देखा जाता है और मछलियों को भी देखा जाता है। तो एक चांदी की मछली आप बनाकर अपने टेबल पे रख सकते हैं जिसका फेस ऊपर की तरफ हो। मछलियों को आप चावल खिला सकते हैं, कबूतरों को भी आप चावल खिला सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है वह आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो स्ट्रीट डॉग्स को आप यहाँ पर आटे के मीठे गुलगुले आपको बनाकर मीठे आटे के पकोड़े बनते हैं वह थोड़े थोड़े बनाकर आप कुत्तों को भी खिला सकते हैं। और यदि आप फ़ॉरेन में कहीं रहते हैं और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो बाहर से आकर किसी भी धार्मिक स्थान में लोग रुकते हैं जिन्हें शरणार्थी या यात्री कहा जाता है, तो आप उन्हें भी कुछ नमकीन ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि के बारे में। मीन राशि में थोड़ा सा यहाँ पे समस्या पैदा कर रहे हैं राहु महाराज जी, कहना कि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और केतु 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो राहु जब भी 12वें घर में गोचर करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलता है, अपने को खोने का डर रहता है, जेल जाने का भी यहाँ पर एक योग मीन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बन रहा है। अब यहाँ पर जेल का मतलब सिर्फ जेल नहीं है, यहाँ पर जेल का मतलब हॉस्पिटल भी है, अपनों से दूर जाने का भी है, कहीं ना कहीं ऐसी या आपके बार बार इन जगहों पे चक्कर लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि आप और केतु महाराज जी 6ठे घर में भी है, 6ठा घर जॉब का है, किराए की इनकम का है, ब्याज की इनकम का है, तो हो सकता है जॉब आपको छोड़नी पड़े या आपको चेंज करनी पड़े, या फिर यदि आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी हो या कहीं से आपका रेंट आ रहा हो तो वह भी आके आना बंद हो जाए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रेक आपको देखने को मिल सकता है। गंभीर इनके लिए उपाय? यदि आप चाहते हैं कि मीन राशि वालों के लिए ये समस्या नहीं आए तो हमें आपको पास के किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं और वहाँ पर खिचड़ी जो बनती है ना, दाल और चावल की खिचड़ी बनकर उसमें थोड़ा देसी घी और चीनी डालकर आप वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। और साथ में आप किसी भी मोची को यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपने अक्सर देखा होगा गुरुद्वारे में लोग बूट पालिश की सेवा करते हैं, तो आप जाके वैसा भी कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर भी आप जूतों की सेवा कर सकते हैं। और जूठे बर्तन भी यदि आप किसी धार्मिक स्थान में जाकर साफ़ करते हैं तो भी आपको ये समस्या नहीं आएगी। वाह, थैंक यू सो मच आचार्य जी। कहते हैं होनी को कोई टाल तो नहीं सकता, बट ज्योतिष से होनी से लड़ने की एक शक्ति मिल जाती है। तो आई रियली होप कि आपकी जो प्रोडिक्शंस और आपके जो उपाय हैं वो सबके काम आए एंड 2025 इज़ ईजियर एंड बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो स्पीकिंग ऑफ 2025, आचार्य जी, क्योंकि अब आपके साथ बैठे हैं और आप एक एक्सपर्ट हैं और बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो सबको आ ही गई है थैंक्स टू द इंटरनेट, बट अब एक अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि महादशा क्या होती है, और कई तरीके की महादशा है जिसके अराउंड बड़े ही एक स्केयर है, एक डर बैठा हुआ है लोगों में। जैसे शनि की 7.5 शनि के 7.5 साल लोगों को बड़ा ही डराते हैं। और कहते हैं कि राहु की महादशा जो होती है वो इंसान को नशों में ले जाती है और बहुत एक भ्रम की ज़िंदगी में ले जाती है। और उसके बाद जो गुरु की महादशा आती है, दैट इज़ अ वेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम राहु टू गुरु, एंड पर्सनली आई हैव बिन थ्रू दैट फेज, सो आई नो कि लाइफ और आपकी सोच और आपकी चीज़ों से डील करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाता है। तो कौन सी ऐसी महादशाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस या फिर वार्निंग्स लेकर आती है, कैसे उनसे निकला जाए और कैसे उनके साथ डील किया जाए? जी, मैं पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि राहु की महादशा ऐसा नहीं होता कि सबके लिए बुरी होगी, और गुरु की महादशा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सबके लिए अच्छी होगी। यह डिपेंड करता है आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें 3 ग्रह ऐसे हैं
जो आपके शत्रु हैं। जो आपका जन्म का नक्षत्र है, जो सबसे पहली महादशा आपकी शुरू होती है, उसमें से आपकी जो तीसरी महादशा है वह आपके लिए विपद की महादशा होती है, वह आपको समस्याएं लेकर आती हैं। जो आपकी पाँचवीं महादशा होती है वह आपके लिए प्रत्ययी महादशा होती है, वह आपके लिए कुछ ज़्यादा समस्याएं लेकर आती हैं और वहाँ पे आपको ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। और जो आपकी सातवीं महादशा है वह आपकी निधन की महादशा होती है। अब वो राहु की भी हो सकती है, वह आपकी सूर्य की भी हो सकती है, वह आपकी गुरु की भी हो सकती है, वह आपकी शनि की भी हो सकती है। तो निधन का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो उस समय में आपको, उस महादशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट को झेलना पड़ सकता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी को लॉजिक से समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो महादशा आती है उसी में ही एक अंतर्दशा आती है। तो महादशा अच्छी है या महादशा बुरी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो तीसरी महादशा, तीसरी अंतर्दशा है, मैंने आपको बताया विपद की है, पाँचवीं जो है प्रत्ययी की है और जो सातवीं है वह निधन की है। तो कभी कभी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा समय चल रहा है और एकदम से आदमी जो एकदम करोड़पति था वह रोड़पति हो गया और रोड़पति है वापस करोड़पति हो गया। जैसे अभी अनिल अंबानी की बात करते हैं तो 2020 में उनकी शनि की महादशा शुरू हुई, जो कि अंतर्दशा शुरू हुई, जो कि उनकी निधन की थी। और अभी 2022 से वापस से उनकी मित्र की अंतर्दशा शुरू हो गई है। तो अब देखिए कि 2020 में उन्होंने अपने आप को बैंक करप्ट अनाउंस किया, घोषित किया और 2023 के एंड से वापस से उन्होंने रिकवर करना शुरू किया, क्योंकि वह 2 साल जो उनकी अंतर्दशा थी वह वध की थी। वध का मतलब निधन, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो अंतर्दशा है वो महादशा है, वो आपको क्या सिग्निफिकेट दे रही है। आपको राहु से या शनि से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखने की गुरु सबके लिए अच्छे नहीं है, शुक्र सबके लिए अच्छे नहीं है। हो सकता है कि राहु आपके लिए इतना कुछ दे दे कि आपको अरबपति बना दे, और हो सकता है कि राहु यदि आपके वध में बैठे हैं और उसकी दशा शुरू हो गई, वो आपसे इतना कुछ ले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट देखिए कि आपको जो एस्ट्रोलॉजी है वो लॉजिक से देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो हम मिस कर जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट लॉजिक, के पूरा ही एक साइंस है, इसीलिए तो उसको साइंस कहा तो जाता जैसे है। आपने देखा कि महादशा कैसे शुरू होती है, मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि जब आपका जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वह आपकी राशि है, हाँ जी। और चंद्रमा जिसके नक्षत्र में बैठे होते हैं वह आपका नक्षत्र है, और जो नक्षत्र जिसके नक्षत्र का जो लोड है वह आपकी महादशा होती है। तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वह राशि और राशि से ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र से भी ज़्यादा पावरफुल उनके चरण होते हैं। तो इस तरीके से काम करती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका राहु है, तो राहु का नक्षत्र लोड मान लीजिए सूर्य है, और आपका जो सब लोड है वो गुरु है। तो राहु अपना जल तो देगा ही देगा, लेकिन नक्षत्र लोड भी उनका जल देगा और उनका सब लोड भी उसके जल देगा। ये तीनों मिलकर डिपेंड करेंगे कि राहु क्या जल देगा। तो ये इसको यदि हम डीपली बात करेंगे तो ऐसा नहीं कह सकते कि राहु अकेला ही सब कुछ है। राहु का नक्षत्र लोड और राहु का सब लोड। तो यदि हम डीपली बात करते हैं तो इन तीनों को सिग्निफिकेटर को देख के ही हम आपकी महादशा और अंतर्दशा बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या आपको नुकसान रह सकता है। इसके लिए तो आपके पास अलग से ही आना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसा कि अब समझ पा रही हूँ कि महादशा अकेले कुछ नहीं सिग्निफाई करती, उसके अंदर की अंतर्दशा भी डिसाइड करती है कि इंसान की लाइफ में क्या होने वाला है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उन दोषों की जिससे लोग डरते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनको लेकर बहुत डराते भी हैं। जैसे आपका काल सर्प दोष और एक विष योग होता है, उसके अराउंड भी एक बड़ा ही डर सा बना हुआ है। और सबसे बड़ा डर शादियों की उम्र में जो सबका होता है वो है मांगलिक। तो ये जो दोष है, आप इनके बारे में कुछ बताएंगे, क्या मतलब है उनका, और क्या ये वाकई में उतने डरावने हैं जितना इनको बना दिया गया है? सबसे पहले मैं बात करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प किसे कहा गया है? सर्प राहु और केतु को कहा गया है। सर्प में राहु को सांप का मुंह कहा गया है और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। तो पहले तो काल सर्प ये समझ लीजिए कि जब सभी के सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाते हैं, मान लीजिए राहु और केतु 2 ग्रह हो गए और 7 ग्रह बाकी शेष रह गए, तो 7 ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाएं तो इसे काल सर्प दोष कहा गया है। काल सर्प दोष बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। ये कुंडली देख के इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा एक विषय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा माना गया है कि काल सर्प दोष के बारे में पाराशर जी ने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। इसके बाद में बहुत सारे ऋषियों ने, जैसे नई नई रिसर्च आती गई तो उस पर बात की गई कि जैसे ही 7 ग्रह एक तरफ राहु और केतु के आ गए तो वह सांप के
अंदर में समा गए हैं, तो विश उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं भर जाता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा मानना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये साइंस है, किसी न किसी ऋषि ने इसके ऊपर काम किया है। तो इसका एक बहुत अच्छा आपको उपाय बता देता हूँ। हमारे भारत में एक चामुंडा देवी जगह है। आप चामुंडा देवी में बाण गंगा बहती है, तो आपको ऐसी जगह में यदि आप स्नान कर आएँ जहाँ पर कभी भी सांप नहीं गए हों, तो वह जगह मात्र पूरे भारत में एक ही जगह है, हिमाचल प्रदेश में चामुंडा जी में बाण गंगा। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उन्हें बाण गंगा चामुंडा जी में जाकर स्नान करके आना चाहिए, और वहाँ पर जाकर माँ चामुंडा देवी जी के साथ एक चांदी का नाग नागिन चढ़ा के आते हैं, तो किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो तो सामने वाली की कुंडली से मुक्त हो जाता है। बहुत खूब। अब मैं बात, आपने कहा विष योग के बारे में। जी। अब विष योग क्या है? तो विष योग जो है वह चंद्रमा और शनि मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए चंद्रमा का मतलब क्या है? ये पानी। जब ये पानी, ये देखिए पानी को मैं हिला रहा हूँ तो पानी हिलता है, पानी हिल रहा है, तो पानी के प्रवाह को यदि कोई रोकता है तो वह शनि है। शनि क्या है? शनि 9 ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। तो इसको प्रवाह को यदि कोई रोकता है तो वह कौन रोक पाएगा? शनि। किस प्रकार से? बर्फ। आप देखिए कि जब भी चंद्रमा बर्फ़ बन जाता है तो उसका प्रवाह रुक जाता है, वहाँ पानी क्या हो गया? जाम हो गया। तो जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा शनि इकट्ठा बैठ जाता है तो इसका मतलब सामने वाले की लाइफ में विष खुल गया। उनकी जो चंद्रमा का जो प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, पानी थम गया है, पानी ठहर गया है। तो इसका मतलब है कि पैसे की आवाजाही रुक गई है। पैसा जो आ रहा है उसका मैक्सिमम हिस्सा किराए में, ब्याज में, इंटरेस्ट में यही निकल जाता है। पैसा टिकता ही नहीं है, मन एंजाइटी हो जाती है। चंद्रमा क्या? मन का कारक है, और शनि महाराज जी वहाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कर रहे हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव रहने के कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे दूध है, और शनि मतलब काला, ब्लैक रंग है। आप मुझे बात बताइए कि जब दूध के अंदर आप काला रंग डाल देंगी तो आप दूध पी सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा दूध को देखा ही नहीं जाएगा तो पीना तो बहुत बाहर की बात है। तो चंद्रमा शनि जिनकी कुंडली में भी जाकर बैठ जाते हैं तो इसलिए उनको विष योग कहा जाता है। तो ये विष योग सामने वाले की कुंडली में बनाता है। थैंक यू सो मच आचार्य जी। इसका एक उपाय। छोटा सा उपाय बताएंगे आप? छोटा नहीं तो बोलिए, तो पावरफुल उपाय चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, वैसे जिस हिसाब से योग है उस हिसाब से तो उपाय भी पावरफुल ही चाहिए। जी जी। तो चंद्रमा शनि का मतलब क्या है? तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि इकट्ठा हुआ है तो आपके घर के फ्रिज में जो बर्फ़ आपने जमा रखी है तो आप उनको डोनेट करना चालू कीजिए। आपके घर के काम वाली है या घर पे आपके पास में कोई धार्मिक स्थान है तो आप उन्हें वहाँ पे बर्फ़ आपको डोनेट करनी चाहिए। चंद्रमा शनि का मतलब है कि ठंडा पानी लोगों को पिलाना चालू कर दीजिए। जैसे आप ठंडा पानी लोगों को पिलाना चालू कर देते हैं तो चंद्रमा शनि का विष योग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का विष दोष है तो अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, तो लोगों को आप देखिए ना, मीठा पानी, दूध लोगों को पिलाया जाता है, शरबत जगह जगह पे पिलाया जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं विष योग है तो मंडे के दिन या फिर शनिवार के दिन आप पानी की छबील लगा सकते हैं, या ठंडे दूध की छबील आप कहीं लगाकर लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं तो आपकी कुंडली में विष योग का प्रभाव है वह बहुत हद तक, काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। काश सारे उपाय इतने अच्छे होते, बिकॉज दिस इज पावरफुल, बट कितना ही सिंपल और प्रैक्टिकल सा उपाय है और करते हुए भी अच्छा लगेगा बिकॉज लोगों की मदद भी हो रही है। जी जी जी। वेरी नाइस। मांगलिक के बारे में बताइए। मांगलिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो पहले तो मैं मांगलिक के बारे में आपके लोगों के जो भ्रांतियाँ हैं वह दूर करना चाहूँगा। मैं अभी रिसेंटली 2-3 मेरे इंटरव्यू और भी हुए हैं तो मैंने वहाँ पे लोगों को बताया मांगलिक क्या मतलब क्या है। मांगलिक का मतलब ये है कि मंगल जब भी आपके चौथे घर में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए, अष्टम भाव में आ जाए और 12वें भाव में आ जाए तो इसे मांगलिक कहा जाता है। मंगल, यदि मैं 9 ग्रहों के बारे में बात करूं तो सबसे जो उग्र प्लेनेट है, उग्रवादी जिसे कहा जाता है, उग्रवादी नेचर, लड़ने का नेचर जो है वह मंगल ग्रह है। और मंगल चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में अच्छे नहीं होते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक जैसे ये मंगल यहाँ पे बैठ जाता है तो जहाँ तक क्या उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है, उग्रवादी प्रवृत्ति का हो जाता है, मतलब कि लड़ने की प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि सामने वाला मांगलिक है तो एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जातक है तो इसकी उग्र प्रवृत्ति के ही जातक से शादी करवा दी जाए। क्योंकि एक मान लीजिए आप
आप एक उग्रवादी हैं और मैं एक आम इंसान हूँ, तो आप मेरे को हमेशा तलवार या बंदूक दिखा के रखेंगे और मैं हमेशा आपके नीचे दब के रहूँगा। आप कभी मेरे पे हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ही उग्र है। और यदि मैं भी उग्रवादी हूँ और आप भी उग्रवादी हैं, तो आपको मेरे से मालूम है कि मैंने बंदूक दिखा दी तो सामने वाला भी मेरे को बंदूक दिखा देगा। तो आप उतना ही लड़ेंगे जितना आप सामने वाले की पावर को जानते हैं। तो इसलिए ये कंसेप्ट पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मांगलिक का मतलब सिंपल सा एक ही है कि सामने वाले के जातक के ब्लड में गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे उनको बीपी हाई रहना या एकदम से गुस्सा आ जाना, तो यदि सामने वाला मांगलिक नहीं होगा तो हमेशा वह सामने वाले को दबाता रहेगा। तो ऐसा मार्केट में एक बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है कि आपकी शादी मांगलिक से नहीं हुई तो मृत्यु हो जाएगी या ये हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मृत्यु, विधवा योग, द्वि शादी के योग, इसके एक योग बहुत सारे योग हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। ये 7वें भाव से देखे जाते हैं। 7वें भाव में यदि कोई शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं, वहाँ पे नक्षत्र लोड, 7वें भाव का सब लोड, इस प्रकार के कुछ सिग्निफिकेटर देता है। इसके एक बहुत सारे योग हैं। मैं भी एकदम से आपको, मैं चार्ट के सामने हो तो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको समझा देता कि जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली में एक योग था, सोनिया गांधी की कुंडली में भी सेम वो योग था कि उनकी वो विधवा रहें या मतलब अब तो मैं ये चार्ट कोई रहेगा मैं तो समझा सकता हूँ। तो उसके एक अलग योग हैं। तो ये योग मांगलिक से अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम लोग गुण मिलान करते हैं। देखो जी, इंडिया में सब लोग गुण मिलान करने में 36 में से 33 गुण मिल गए तो सामने वाले की शादी कर दो। वो मांगलिक भी नहीं है और गुण भी मिल गए तो शादी कर दो, या मांगलिक भी हैं और गुण भी मिल गए शादी कर दो। ऐसा नहीं है। मांगलिक और गुण यह एक विचार है, इनको तो हमें साथ में लेके ही चलना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि जो संबंधों की राशि वह कौन सा है, संबंधों का जो हाउस है वो 7वां है। यदि वह अच्छा नहीं है तो आपके कितने भी गुण मिल जाएं तो आपकी शादी नहीं चलेगी। अक्सर आपने देखा होगा ना कि 33 गुण या 32 गुण मिलने के बाद भी शादी नहीं चलती है। और जिनके कई बार 15 गुण भी मिल जाते हैं तभी शादियाँ बहुत लंबी चल रही हैं। तो गुण मिलान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संबंधों का घर और संबंधों की राशियाँ। गुण मिलान तो है ही है। मैं आपको ये नहीं कहता गुण मिलान नहीं करना है। गुण मिलान में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कहना नाड़ी दोष है। नाड़ी दोष मिलना चाहिए। और यदि किसी का नाड़ी दोष भी नहीं मिल रहा है और उनकी शादी भी हो चुकी है तो भी उसका एक उपाय हम जो मेरे गुरुजी के द्वारा मुझे बताया गया है। तो नाड़ी भी 3 प्रकार की होती है। तो उसमें अर्ध, मध्य और अस्त, जो तीनों के अलग अलग उपाय हैं। तो ये मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी की कुंडली में भी नाड़ी दोष हो तो मुझसे संपर्क करें, तो हम उनका उपाय भी 100% कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो आचार्य जी, ये जो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मांगलिक के आसपास का जो भ्रम है उसको तोड़ने के लिए कि किसी की डेथ नहीं होगी, कोई विडो या विडोर नहीं बनेगा मांगलिक से शादी करने पे। बट मांगलिक का जब भी एक कंसर्न है वो तभी आता है जब लोगों की शादी हो रही होती है। बट मंगल का प्रभाव तो इंसान की ज़िंदगी में वैसे भी है ही ना, शादी से पहले या शादी के बाद, शादी और नो शादी। तो क्या मंगल का प्रभाव रहता है और एक मांगलिक इंसान कैसे अपनी क्या ईजी प्रैक्टिकल उपाय कर सकता है मंगल का प्रभाव कम करने के लिए? जो अग्रेशन आप बता रहे हैं कि आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में, उसको कम करने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, तो ये मंगल 4 प्रकार से मांगलिक बनाता है। चौथे घर में मंगल, जब भी जातक के चौथे घर में मंगल हो तो वह चलते जल में गुड़ को प्रवाहित करता रहे। तो उससे क्या होगा, घर में अशांति का मोल नहीं होगा। जैसे जिनके भी चौथे घर में मंगल होगा वो देखिए घर के बाहर तो खुश रहेंगे, जैसे ही घर में आएंगे झगड़ा करना शुरू कर देंगे। आप उनको हस्बैंड वाइफ को दोनों को बाहर भेज दो, हनीमून में तो बड़ा अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे, जैसे ही घर में आएंगे तो झगड़ना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये आप चाहते घर में अशांति ना रहे तो आप चलते जल में आप छुआरे, ड्राई डेट्स भी प्रवाहित कर सकते हैं, डेट्स भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर गुड़ भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो यह चौथे घर के मंगल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 7वें घर में मंगल हो तो यह कहना कि रिश्तों में तल्खीपन लेकर आता है। तो 7वां घर के रिश्तों का है। तो यहाँ पे ना सामने वाले की गलती बिना वजह निकाल देता है। आप देखेंगे ना कि मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं तो मैं आया हूँ सामने से, अरे तो पानी क्यों पी रहा है, तेरे को पहले मेरा काम नहीं पता ये काम करना है। तो 7वें घर में मंगल आ जाता है तो सामने वाले की बिना वजह की गलती यहाँ पे निकालने का एक योग होता है। तो इसका एक उपाय है कि आप मीठा लोगों को खिलाना चालू कर दीजिए। मंगल मैंने मीठा, तो जब भी या जहाँ भी जाएँ तो सामने वाले के लिए मीठा पान या मीठी मिठाई या प्रसाद किसी भी रूप में भी लेके जाना चालू। जितना आप मीठा बांटेंगे उतना आपके लिए 7वें घर का मंगल का जो प्रकोप है वह कम होगा।
आठवें घर का मंगल, आठवां घर जिसे शमशान भूमि कहा गया है, जिसे दुख कहा गया है, ऑपरेशन कहा गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आठवें घर का मंगल आपको उसका बुरे प्रभाव नहीं आए, तो आप स्वीपर्स को, क्लीनर्स को या सफाई कर्मचारियों को इमरती बांधना चालू कर दीजिए। यहाँ पे आठवें घर का मंगल का प्रभाव यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। और 12वें घर का मंगल का मतलब है आश्रम। तो यदि यहाँ पे हम आश्रम में किसी भी आश्रम में जाएं, चाहे वृद्धाश्रम हो, बच्चों का आश्रम हो, ब्लाइंड लोगों का आश्रम हो, तो वहाँ पे हम चीनी या गुड़, 1.25 किलो चीनी या 1.25 किलो गुड़ हर मंगलवार को लगातार 12 मंगलवार ऐसा करें, तो देखेंगे कि 12वें घर का मंगल का प्रभाव भी आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आचार्य जी, जैसे मैं देख सकती हूँ आपने हाथों में बड़े स्टोन्स पहने हुए हैं, सुंदर भी लग रहे हैं और इनका प्रभाव भी कहा जाता है होता है। मेरी मम्मी ने भी मुझे पुखराज बनाया हुआ है, एज पीपल कैन सी। सो आई वांटेड टू नो कि ये जो जेम स्टोन्स होते हैं, क्या इनको पहनना चाहिए? क्या वाकई में इनका उतना प्रभाव है? क्योंकि होते भी महंगे हैं, पहना भी चांदी या सोने में ही जाता है। सो आर दे इम्पैक्टफुल? और कौन से ऐसे जेम स्टोन्स हैं जो कोई भी पहन सकता है, सबको सूट कर जाते हैं? और कौन से ऐसे स्टोन्स हैं, जैसे नीलम का कहा जाता है कि बहुत ही अग्रेसिव स्टोन है और हर किसी को सूट नहीं करता, तो किसी आपके जैसे आचार्य से ही या पंडित जी से कंसल्ट करके उसको धारण किया जाए? जी, मैंने अभी आपको क्या अभी बताया था कि जो आपके 3 ग्रह हैं वह आपके शत्रु ग्रह होते हैं, और 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपके बहुत मित्र ग्रह हैं, फ्रेंड ग्रह हैं, और 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपको नॉमिनल आपको व्यवहार करते हैं। हमेशा जब भी आपको जेम्स पहनना जाना चाहिए, वह आपके मित्र, अति मित्र और संपत्ति का पहना जाना चाहिए। जो ग्रह आपके लिए विपद हैं, निधन के हैं और प्रतेरी के हैं, उनके कभी भी जो जेम्स हैं वो नहीं पहने जाना चाहिए। तो अब नीलम की बात करता हूँ, तो लोग ये डरा देते हैं कि नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम आपको तभी पहनना चाहिए जब नीलम शनि ग्रह आपके मित्र हैं, नीलम आपके साधक में बैठे हैं या वो अति मित्र हैं। मैं यहाँ पे जो जैम पहनाता हूँ, आप मेरे की भी आप देखेंगे, तो मेरे जो लोगों को मैं जैम्स पहनाता हूँ, मैं मित्र अति मित्र ग्रहों को पहनाता हूँ। जैसे ही वो जैम्स पहनते हैं, उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। संपत्ति यानी कि पैसा, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको पैसा देगा? जन्म नक्षत्र का दूसरा ग्रह है, वह आपको हमेशा पैसा देता है, और उससे संबंधित आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो भी आपको पैसा देता है। तो काम कौन सा करना चाहिए, व्यापार कौन सा करना चाहिए? हमेशा मित्र ग्रहों का करो, हमेशा संपत्ति ग्रह का करो, हमेशा शेम का करो, साधक का करो, और कभी भी आपको शत्रु ग्रहों का काम नहीं करना चाहिए। जो मैं बताता हूँ कि 3 ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु होते हैं, आप उन्हीं के जेम्स पहनिए और उन्हीं से संबंधित काम कीजिए, और उन्हीं का ही आप फास्ट कीजिए, उन्हें ही आपको व्रत करना चाहिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो जो 3 ग्रह हैं, जो शत्रु ग्रह भी हैं, वो भी एक जगह पे शांत पे होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने मित्र ग्रहों को बहुत ज़्यादा बलवान कर लिया है। ठीक है, तो जेम स्टोन्स भी फिर किसी को कंसल्ट करके समझ के कि कौन से मित्र ग्रह हैं उस हिसाब से धारण किए जाए। जाना चाहिए। तो आचार्य जी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मित्र ग्रह हैं, कौन से शत्रु ग्रह हैं? देखिए, उसके लिए तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मैं आपको एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, वही आपको बताएंगे। लेकिन मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, यदि आपके घर में या आपके परिवार में इस प्रकार की परेशानियाँ आनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि यह ग्रह अब आपको ख़राब सिग्निफिकेटर दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह का मतलब है इम्यूनिटी। यदि आपका पेट खराब रह रहा है, आपके पेट में परेशानी रह रही है, कोई पड़ोसी आपके पीछे पड़ गया है, आपका पिताजी के साथ में आपके अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सूर्य ग्रह आपका खराब है। मैं बात करता हूँ चंद्रमा ग्रह। यदि आपके घर में पानी लीकेज हो रही है, आपकी मदर की तबीयत खराब रह रही है, आपके घर में सीलन आ गई है, दूध आपका बार बार फट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि चंद्रमा ग्रह आपका कहीं ना कहीं खराब है। बात मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का मतलब भाई, आपका भाइयों से झगड़ा हो रहा है, ज़मीनी आपका विवाद हो रहा है, शत्रु आप पे अचानक से हावी हो रहे हैं, और आपका बिना मतलब का चालान गाड़ी का कट रहा है, पुलिस वाले आपके पीछे पड़ रहे हैं, बिना किसी बात के लोगों से वाद विवाद हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि मंगल ग्रह आपका खराब है। बुध ग्रह की बात करता हूँ, तो आपकी गाड़ी का शीशा टूट जाए, जो मेन मिरर है, आपकी घड़ी बंद हो जाए, दीवार घड़ी बंद हो जाए, आपके घर का गमला टूट जाए, घर में पेन ख़राब पड़े हों, अखबारों की रद्दी बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हो, तो इसका मतलब है कहना कि आपका बुध ग्रह खराब है। गुरु ग्रह की मैं बात करूं, तो आप ये समझ लीजिए कि बनते बनते काम बिगड़ जाए। जैसे ही आप मैंगो खाएं, आपके चेहरे पे भी पिंपल हो जाए टीचर के साथ में आपकी अनबन हो जाए, एकदम से आपके लीवर जो है वो कहीं ना कहीं फैटी हो जाए, और
गुरु का मतलब जब भी गुरु खराब होता है तो कहीं ना कहीं ये आप समझ लीजिए कि लास्ट मूवमेंट पे आपके काम यदि नहीं बन रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं गुरु ग्रह खराब है। शुक्र खराब, शुक्र ग्रह का मतलब है हमारी स्किन। यदि आपके स्किन में ग्लो ख़त्म हो रहा है, स्किन में दाग धब्बे हो रहे हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई आपका पैसे लेकर भाग गया है, पैसे नहीं लौटा रहा है, वाइफ की तबीयत बार बार आपकी ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह खराब है। शनि ग्रह का मतलब बैक पेन होना, घुटनों में पेन होना, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, आपके जो कर्मचारी हैं वही आपके खिलाफ हो जाना, अच्छे लोग, अच्छे वर्कर आपको नहीं मिलना, और ये आपको बार बार थकावट हो जाना, तो कहीं ना कहीं आपका शनि ग्रह खराब है। अब राहु केतु के बारे में बात करता हूँ। राहु का मतलब क्या, मैंने बोला झूठ। सबसे बड़ा झूठा कौन है? शीशा, मिरर देखिए ना, जगह सब आप मिरर के सामने तभी जाना चाहते हैं जब आप रेडी होती हैं, जब आप तैयार होते हैं, क्योंकि आपको तारीफ़ देखनी है अपनी। तो आपका मिरर टूट जाए, गाड़ी का साइड का मिरर टूट जाए, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब होना शुरू हो जाएं, आपके अपनों से ही संबंध ख़राब हो जाएं, आपके एकदम से जो कस्टमर्स हैं वो आ तो रहे हैं लेकिन डील क्लोज़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु ग्रह आपका खराब सिग्निफिकेट दे रहा है। अब केतु का मतलब क्या है? कटिंग। केतु का मतलब है कट। जितने भी ये हम आज एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, जो आपके एडिटिंग करेंगे, जो आपकी टीम होगी, वह केतु ग्रह से देखी जाती है। केतु ग्रह का मतलब है कट करना। यदि सामने वाले के प्रॉफिट में कट हो रहा है, एकदम से प्रॉफिट आना था 10 रुपये, आपने सोचा था कि मुझे 10 रुपये प्रॉफिट बचेगा या 100 रुपये बचेगा, तो प्रॉफिट 50 रुपये रह जाए, 30 रुपये रह जाए, काम रुक रुक के होने लग जाए, कामों में ब्रेक आना शुरू हो जाए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है केतु ग्रह खराब है। और इसमें एक निमित्त ज्ञान भी आता है कि आपके घर के पास में यदि कोई बार बार डॉग रोने की आवाज़ आ जाए, कुत्ता रोने लग जाए, आपके घर में जो स्ट्रीट डॉग आपने जो कुत्ता पाल रखा है वह बीमार होने लग जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका केतु भी खराब सिग्निफिकेट दे रहा है। चलिए आचार्य जी, अब इस एपिसोड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक क्विक फायर राउंड से। तो पहला सवाल ये है आचार्य जी कि कौन सी राशि ऐसी है जो पैसा देती है? कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वह बाय लक जन्म से ही वो लक्की होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि 11वें भाव की कुंडली राशि है और एकमात्र ऐसी राशि है जो ये लोग जैसा सोचेंगे वैसा इन्हें मिल जाएगा। यदि ये पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो इन्हें नेगेटिव मिल जाएगा। नेचुरल मैनिफेस्टर्स होते हैं मतलब Yes. ये। ठीक है। कौन सी ऐसी राशि है आचार्य जी जो पैसा तो पहले मांगती है, नेम फेम भले ही उसे बाद में मिल जाए? कन्या राशि, जो हमारा छठा भाव की जो काल पुरुष की राशि में जो कन्या राशि है, ऐसे लोगों को ब्याज की इनकम, रेंट की इनकम या सैलरी चाहिए होता है। इनको लगता है कि नेम एंड फेम बात की बात है कि पैसा तू कमा ले भैया और नेम फेम तुम कमा लो और पैसा मेरे को दे दो। कुछ लोग होते हैं ना कि बिजनेस भी शुरू करेंगे, पार्टनरशिप भी करेंगे, तो बोलेंगे भैया तुम आगे रहो, मेरे को तो एक फिक्स इनकम देते रहो। तो कन्या राशि के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका अब ऑपोजिट कर देते हैं, कौन सी ऐसी राशि है जो पहले नेम फेम मांगती है, धन चाहे बाद में आता रहे? मेष राशि के जो लोग होते हैं इन्हें पहले हमेशा नेम एंड फेम चाहिए, ये हमेशा आगे रहते हैं, ये हमेशा फ्रंट में रहते हैं, लड़ने करने को तैयार रहते हैं, किसी भी काम को करने में जल्दी रहती है। तो इन्हें नेम एंड फेम ज़्यादा चाहिए, पैसा चाहे इनको बाद में आ जाए। ठीक है, बहुत खूब। कौन सी ऐसी राशि है जिनके फॉलोअर्स जो है बस वो पानी की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं? मिथुन राशि। अच्छा। जो 3 नंबर की राशि है ये मिथुन राशि है, जिसे कालपुरुष की राशि में जो 3rd हाउस है ये नेम एंड फेम या पराक्रम का होता है। कुछ लोग देखो ना, आप कैसी भी रीलें डाल देते हैं, उनके लोग बड़े लाइक कर देते हैं, बहुत फॉलो कर देते हैं, बाद में हम देखते हैं ना तो इनकी एडिटिंग अच्छी है ना इनका कंटेंट अच्छा है, लेकिन फिर भी भगवान इनके साथ में है। तो यदि मिथुन राशि वाले पॉडकास्ट करें या रीले बनाएं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अरे वाह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी राशि ऐसी है जो रिलेशनशिप्स निभाने में बिलीव करती है? तुला राशि को संबंधों की राशि कहा जाता है। ये लोग हमेशा किसी से भी संबंध बिगाड़ते नहीं हैं। इनको लगता है कि काय को बिगाड़ने है, संबंध बना के रखो, विचार अच्छे बना के रखो। ये खुद भी अच्छे संबंध रखते हैं और ऐसी ही वाणी बोलते हैं जो सामने वालों को भी अच्छी लगे। तो तुला राशि संबंधों की राशि है और संबंधों का हाउस है। वैसे आपने ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मेरी तुला राशि ही है और वाकई में ही मेरा ये मानना है कि किसी से मन बिगाड़ने क्यों है, मैं किसी के पीछे भागती नहीं, बट फिर क्यों बिगाड़ने क्यों है, बिगाड़ती नहीं हूँ। सो दैट्स वेरी वेरी करेक्ट, आई मस्ट से।
ठीक है, उसके अलावा ऐसी कौन सी राशि के लोग हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाइफ नहीं पसंद करते, रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग हमेशा रिस्क टेकर होते हैं। जो आज तक की दुनिया में यदि किसी ने सबसे बड़ा रिस्क लिया है और किसी को अचानक से धन मिला है या अचानक से धन गया भी है, तो वह वृश्चिक राशि के लोग हैं। तो वृश्चिक राशि के लोग रिस्क टेकर होते हैं। और ऐसी कौन सी राशि के लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद, सब हासिल करने के बाद सब लुटा देते हैं? मीन राशि। मीन राशि को यदि मोक्ष की राशियों में सबसे जो ज़्यादा मीन का मतलब है धर्मशाला, मीन का मतलब है जितने भी आश्रम हैं, ये सब ये मीन की राशि से देखे जाते हैं। तो मीन की राशि सबका कितना ही कर लें लेकिन इन्हें यश नहीं मिलता है। तो मीन की राशि में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा देखा गया है। दैट्स वेरी सैड। इसका कोई उपाय है कि ये सब ना लुटाएं? यदि यह चाहते हैं कि मीन राशि के लोग इन्हें खुशी मिलती रहे और इनका क्रेडिट भी नहीं मिलता रहे, तो आश्रम में जाएं और आश्रम में वृद्ध आश्रम के लोगों को या बच्चों को सेवा करता रहें और अपनी इनकम का एक हिस्सा डोनेट करते रहें। यदि और एक SIP जरूर चालू कर देंगे, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो नहीं तो पैसा इनका बचेगा नहीं, पैसा इनका कहीं ना कहीं चला जाएगा। जो SIP करेंगे वही बचेगी। अच्छा, ठीक है, चलो गुड उपाय। और फिर आचार्य जी ये बताइए कि कौन सी ऐसी राशि है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहती है? कर्क राशि। कर्क राशि जिसे चौथा घर से देखा जाता है, ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। ज़्यादा दिनों तक घर से दूर नहीं रह सकते हैं। 5-10 दिन घर से दूर चले जाएंगे तो उनको घर की याद आने लगेंगी। मदर माँ के लाडले होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये कहीं पे भी जाएंगे अपनी फैमिली को भी साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है। और ऐसी कौन सी राशि के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ ओरिएंटेड होते हैं? सिंह लगन, सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो हेल्थ ओरिएंटेड भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाले भी होते हैं। ये कहीं पे भी जाते हैं तो माहौल को एकदम से एंटरटेनमेंट या मजाकिया बना देते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं और अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या योगा इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। मेरा लग्न सिंह का है तो फिर से बिल्कुल सही बात की है आपने। एक्चुअली मैं पहले कभी नहीं थी, बट नाउ आई एम वेरी वेरी हेल्थ ओरिएंटेड एंड आई डू लाइक टू लाइट अप द एनवायरनमेंट वेयर एवर आई गो, सो ही इज़ बैंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य जी ये है मेरा कि ऐसी कौन सी राशि के लोग हैं जो खाने पीने वाले होते हैं, बड़े चटोरे से लोग होते हैं? वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि के लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। या आप देखिए, ये हमेशा अपने लिए और सामने वाले के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के परोसते रहेंगे। इनको जब भी देखो, ये यूट्यूब पे यदि फीमेल्स हैं विशेषतर, तो यूट्यूब पे रेसिपी देखती रहेंगी और बोलेंगी कि आज आपके लिए मैंने ये बनाया है और मैंने अपने लिए ये बनाया है। किसी भी होटल में जाएंगे तो मेन्यू कार्ड में कुछ ऐसा देखेंगे कि इसमें नया खाने को क्या है। वो बोलेंगे नहीं, दाल नहीं खाएंगे, आज कुछ नया अलग मंगाते हैं। और इन्हें ना पैसा जोड़ने का भी शौक होता है। ये लोग ज्वेलरी रखने के या लिक्विड मनी रखने के भी शौकीन होते हैं। बहुत खूब। 12 राशियों में आचार्य जी ऐसी कौन सी राशि है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेष राशि। मेष राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जल तत्व और अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है। यह लोग हमेशा लीड करते हैं। एक लीडर की जो सबसे ज़्यादा नेचर जो पावर है वह मेष राशि के लोगों में होती है। यदि आप मार्केट में देखेंगे, लीडर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो पैसा कमाता है। लीडर का मतलब है जो लीड करता है, जो आगे रहता है। या तो उनका मेष लगन होगा या उनकी मेष राशि होगी। तो आइए अपने आप को कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी के अंदर एक लीडर के रूप में ये अपने आप को साबित करते हैं। तो इस राशि के लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी माने फिर। बहुत खूब आचार्य जी, अब हमने राशियों की बात कर ली, अब ग्रह पे चलते हैं। ग्रह हमारी ऑडियंस को बता दूं, रेफर टू द 9 प्लैनेट्स दैट वी हैव। तो आचार्य जी ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है? देखिए, अभी तक मार्केट में ये भ्रम है कि शुक्र ही सबसे ज़्यादा पैसा देता है। आपने भी देखो, लोग देखो शुक्र की रेमेडीज बांट रहे हैं, जबकि मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र के अलावा भी 2 ग्रह ऐसे हैं। यदि आपको पैसा चाहिए तो वो 3 ग्रहों को आपको सपोर्ट चाहिए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूं कि पैसा देने वाली जो राशियां हैं वह वृषभ, कन्या और मकर राशि, यानी कि 2, 6, 10। और नेम एंड फेम और इच्छा पूर्ति की राशियां हैं 3, 7, 11, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और इनके जो स्वामी हैं वह बुध, शुक्र और शनि हैं। यदि आपको पैसा चाहिए और आपको नेम एंड फेम चाहिए और आपकी इच्छा पूर्ति भी चाहिए तो आपको अकेले शुक्र ग्रह को नहीं, आपको तीनों ग्रह को मनाना पड़ेगा। बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ग्रह आज जातक को पैसा देते हैं। और बाकी के जो 6 ग्रह हैं ये इनकी मदद करते हैं आपको आगे बढ़ाने में। ये बाकी ग्रह पैसा नहीं देते हैं।
ये एक नई बात पता चली है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। शनि और शनिज मनी कहा तो अभी तक सुना तो था कि शनि पैसा देते हैं, तो शनि, बुध और शुक्र। शुक्र, तो इन तीनों ग्रहों को अगर अपने फेवर में करना हो और उनको मनाना हो तो क्या किया जाए? देखिए, शुक्र की दो राशियां हैं, यानी कि शुक्र एक वृषभ राशि से अपने आप को देखता है और एक तुला राशि से। वृषभ राशि का मतलब है बैल और तुला राशि का मतलब है गाय। यदि आप बैल और गाय को हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपकी लाइफ में पैसा, सुख संपत्ति हमेशा आती रहेगी। और बुध राशि की बात करता हूँ तो बुध राशि की दो राशि हैं, मिथुन और कन्या। कन्या का मतलब कंजक, जैसे हम कहते हैं ना, हम साल में 2 बार कंजकें भी करते हैं। अब छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ उनकी हलवा पूरी, चॉकलेट आप बांटते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मिथुन राशि का मतलब है यहाँ पे पक्षी, बर्ड्स, या पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे तो आपका नेम एंड फेम भी आपको मिलता रहेगा। और मैं शनि की बात कर रहा हूँ तो इन शॉर्ट में यदि मैं फर्स्ट ऐड देने की बात कर रहा हूँ तो शनि का मतलब है मकर राशि और यहाँ पे कुंभ की राशि। मकर का मतलब है ऐसी जगह चींटियों को खाना खिलाया जाए जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है। तो मतलब कि चींटियों को खाना हम लोग अक्सर वहाँ पे खिला देते हैं जहाँ पे सब लोग खाना डाल रहे हैं, तो आपको अब ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे चींटी को खाना नहीं मिल रहा है। मकर राशि का मतलब होता है बंजर ज़मीन। और कुंभ राशि का मतलब है यानी कि पक्षी। अब यहाँ पर जो पक्षी का मतलब है कौवे। यदि हम कौवों को मीठे चावल, पनीर, दही यदि हम रोज़ खिलाना चालू कर देते हैं तो शनि महाराज की कुंभ राशि आपके फेवर में आकर खड़ी हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ आपकी वह चीज़ पूरी होने लग जाती है। और शनि का मतलब है गरीब लोग, श्रमिक। यदि हम उन्हें भी इमरती और कचौरी यदि ये भी शनिवार के शनिवार बांटना शुरू कर देते हैं तो कहना है कि शनि महाराज जी हमारे ऊपर विशेष कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि दान हर किसी को सूट नहीं करता है, ये मेरे को आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या दान सबको करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो किसको नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस चीज़ का करना चाहिए? दान सबको करना चाहिए। आप सोसाइटी में आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, आप 1000 करोड़ रुपये कमाना चाहते हैं तो आपका सोसाइटी को गिव बैक देना एक फ़र्ज है। क्यों? और आपको इसलिए ही भगवान ने चुना है, आपको पैसा इसलिए दिया है कि आप सोसाइटी को गिव बैक करें। छोटी कन्याओं की शादी, गरीब कन्याओं की शादी करना, सोसाइटी गौशाला में कुछ खिलाना, वृद्ध आश्रम की सेवा करना, तो ये आपका ये एक धर्म है। लेकिन दान किन चीज़ों का करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी दान करके आ जाते हैं और उससे ये परेशानी आ जाती है कि आप अच्छे ग्रहों को भी खराब कर लेते हैं। दान हमेशा उन ग्रहों का करना चाहिए जो ग्रह आपकी मोक्ष की राशियों में बैठे हुए हैं। मोक्ष की राशियाँ क्या हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। और इसके अलावा 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपके शत्रु प्लेनेट हैं। जैसे मैंने बोला कि जो आपके वध में बैठा हुआ है, जो आपका प्रत्यरी का बैठा हुआ है और जो आपका विपद का बैठा हुआ है। तो आपको उन्हीं ग्रहों के दान करने हैं, आपको मित्र, अति मित्र, साधक ग्रहों के दान नहीं करना है। तो यहाँ पे एक बात आपको और भी समझनी पड़ेगी, दान होता क्या है। दान का मतलब है कि किसी ने आपसे कुछ चीज़ ली और आपको सोसाइटी के काम में आ गया। जैसे आप वृद्ध आश्रम में गए और हमें पंखा डोनेट कर दिया। पंखा किस ग्रह से देखा जाता है? शनि ग्रह से। अच्छा। तो आपको ये देखना है, अब मान लीजिए कि आप कहीं वृद्धाश्रम में काम चल रहा है और वहाँ पे आपने सरिया डोनेट कर दिया। तो सरिया किस ग्रह से देखा जाता है? सरिया जो लंबी चीज़ें हैं वो केतु से देखी जाती हैं और जो लोहा है वह शनि से देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि केतु हो गया। यदि आपने सरसों का डोनेट किया तो अकेला शनि हो गया, और यहाँ पे अपने गार्डर डोनेट किया या सरिया डोनेट किया तो वह शनि केतु हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि डोनेशन आपको आपके ग्रहों के हिसाब से करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि चलते चलाए काम में आपने ऐसे ग्रह का डोनेशन कर दिया जो ग्रह आपका पैसा देने वाला बैठा है। तो हम अपने ही ग्रहों को कभी कभी खुद खराब कर लेते हैं। बिल्कुल हो सकता है, तभी सबका भला नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच आचार्य जी। आचार्य जी, सुना है कि आपका जो वास्तु करने का स्टाइल है वो काफ़ी अलग और मैजिकल सा है, तो ऐसा क्या करते हैं आप, क्या स्टाइल है आपका, एंड व्हाट इज़ योर वास्तु फिलॉसफी? मैं ये मानता हूँ कि वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है। भारत में भी, इंडिया में जितने भी लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी करते हैं या जो वास्तु करते हैं या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। जबकि आप मेरा ये मानना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो न्यूमरोलॉजी है, जो अंक शास्त्र है, वह एस्ट्रोलॉजी का 5% भी नहीं है। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है ये भारत के शास्त्रों में कहीं इसका लेना देना नहीं है। न्यूमरोलॉजी चाइना में लिखी गई थी एक लोशू नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और बाद में एक आयरलैंड से व्यक्ति आए थे इंडिया में, कीरो, जिन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने इसको न्यूमरोलॉजी का नाम दे दिया। जबकि चाइना वालों ने तो इनको सिर्फ एलिमेंट का ही नाम दिया था कि 5 एलिमेंट लोशो की उन्होंने बनाया था। और वही वास्तु जो चाइना में फॉलो हो रहा है वही इंडिया में
इंडिया के लोगों ने उसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, जिसमें एस्ट्रोलॉजी का दूर दूर तक को भी लेना देना नहीं है। जबकि हमारे कुंडली में, हमारे जो वास्तु विश्वकर्मा में जो बताया गया है वह वास्तु बिल्कुल डिफरेंट है। जो चाइना में वास्तु किया जाता है वही फेंग शुई वास्तु भारत में अप्लाई कर दिया। तो मैं जो वास्तु करता हूँ वो जन्म तिथि से करता हूँ। जैसे आपका 11वां जो भाव है, जैसे आपने सुना होगा कि सीक्रेट बुक के बारे में सुना होगा कि आप एक विजन बोर्ड बनाइए और आप अपने घर पे लगा दीजिए। तो आपको विजन बोर्ड ऐसे नहीं, आप कहीं भी उठा के लगा दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि आपके 11वें भाव में जो राशि बैठी है, तो 11वां भाव को क्या है, इच्छा पूर्ति का भाव है कि जो आप सोचो वो आपका काम हो जाए। यदि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी चीज़ों को लिखकर अपने घर के, अपनी कुंडली के 11वें भाव की राशि में लगा देते हैं, तो ये मानो वो देवता भी आपके साथ में हो जाते हैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। और आप अपने पैसे को अपने सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं, तो पैसा आपका टिकना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो पैसे का है, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है। और ये जो थर्ड हाउस है वो आपके नेम एंड फेम का है, आपको पराक्रम का है, आपके फॉलोअर्स बढ़ाने का है। यदि आप अपना चाहते हैं कि आपका ब्रांड, आपका नेम एंड फेम एकदम से बढ़ जाए, एकदम से लोग उसको लाइक करना शुरू कर दें, तो अपने आपका जो लोगो है, आपका जो ब्रांड है, या आपकी जो एक कोलाज अपना बनाकर आपके थर्ड हाउस में जो राशि बैठी है वहाँ पर आप रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्थी रहें, आप एंटरटेनमेंट रहे, आपकी कुंडली में रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रहे, तो आप ये जो आपके 5वें घर में जो राशि बैठी है वहाँ बैठ के योगा कर सकते हैं। वहाँ अपनी और अपने फैमिली की एक फ़ोटो लगा सकते हैं। 7वां घर रिलेशनशिप का है, स्टेबिलिटी का है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में हमेशा संबंध अच्छे रहें, रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो 7वें घर में जो राशि है वहाँ पे आप अपनी फैमिली का एक फ़ोटो लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी, आपके जो रिलेशन है वो हमेशा आपके बने रहें। तो और यदि आपको इनमें से किसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वास्तु आपकी जन्म तिथि से, मैंने भी बताया, तो हमें देखना है कि मान लीजिए 11वां घर जो इच्छा पूर्ति का है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, जो आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा। तो 11वें घर का जो मालिक है वह 6ठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, या फिर 12वें घर में बैठा हो, तो उनकी वस्तुओं को हटाकर हमें दूसरे घर में पहुंचाना है, तीसरे घर में पहुंचाना है, या लगन में पहुंचाना है। और ऐसे ही लगन की चीज़ों का, लगन में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके मालिक को 11वें घर में बनाना है। तो ये हम वास्तु में इस प्रकार से हम छोटे छोटे चेंजेस कर देते हैं। तो इससे आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है और जो आपकी अंदर की एनर्जी है उसका आपस में मिलान होता है। और जो वास्तु है वह कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो बेसिकली आपका माइंड, आपका लगन, जो आपका बॉडी है वो आपकी कुंडली है, और जो आपका घर है वह आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यदि हम आपकी बॉडी को और आपके सब माइंड को आपके सबकॉन्शियस के साथ में उसकी जो फीलिंग है उसको मैच करवा देते हैं, तो मान के चलिए आप ब्रह्मांड से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो जो मेरा वास्तु करने का जो स्टाइल है वो बिना तोड़ फोड़ के और इस प्रकार से, मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं करता हूँ। मैं खाली उनके घर पे जाता हूँ और उनके इस जोन में वहाँ पे उनके वर्चुअली फ़ोटो या चीज़ें को लगा के आ जाता हूँ, और उसके एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर। मेरे को लगता है ये एक प्रैक्टिस हर ही एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट को करनी चाहिए कि किसी को डराए ना, बिकॉज अधिकतर लोग इन चीज़ों से भागते इसलिए बिकॉज इतना डर बिठा दिया जाता है मन में कि सब कुछ गलत है और अब सब गलत ही होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा है कि उस चीज़ को पॉजिटिविटी से अप्रोच किया जाए। तो आचार्य जी, बड़ा ही एक क्वेश्चन आया दिमाग में, अगर कोई इंसान परेशान है और उसकी लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसी वो चाहता है चले, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द आंसर या वास्तु इज़ द आंसर? बोथ। मैं आपको बताया कि मैं इसमें एक आपको कंसेप्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो कुंडली है वह चंद्र ग्रह पे काम करती है, क्योंकि जो हमारे चंद्र ग्रह है वो पानी है। हमारा जो शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, और इसी प्रकार से जो ये भवन है ये भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जो हमारे शरीर में पंच तत्वों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पानी की है, और हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। लेकिन जब हम भवन की बात करते हैं तो भवन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पृथ्वी तत्व की आती है। कोई भी भवन है वहाँ पे 70% भूमि का रोल अदा होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने को मतलब कि क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें वास्तु और जो एस्ट्रोलॉजी है दोनों को ही बैलेंस करके
चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यदि मैं दोनों में से प्रायोरिटी देना चाहूँ तो सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, और वास्तु तो आपको फॉलो करना ही करना है, ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो करना है। सबसे पहले आपकी एस्ट्रोलॉजी है, फिर आपका वास्तु कहीं ना कहीं आता है। ठीक है आचार्य जी, अब बात करते हैं आपकी स्पेशलिटी की। तो सुना है कि जो आपकी फोर्टे है वो है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाना, आप लोगों को करोड़पति बनाते हैं, वो कैसे कराते हैं आप? देखिए किसी को भी करोड़पति बनना या किसी को भी करोड़पति बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें पहले मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपके लिए और मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपये कमाना चाहती हैं, तो आपके बैंक में कितने रुपये होने चाहिए? आप हर आदमी ये जो सोचता है कि यदि मेरे को 100 करोड़ रुपये बनना है, 100 करोड़ का आदमी बनना है, तो बैंक में 100 करोड़ रुपये होना चाहिए, तभी मैं 100 करोड़ रुपये बनूंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। आप 1 करोड़ से भी 100 करोड़ रुपये बना सकते हैं। क्यों? ये कैसे? क्योंकि आपका पहले एक फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा होना चाहिए कि आपका 1 करोड़ पे भी पैसा कमाने लग जाए। आपका 1 करोड़ पे 2 करोड़ पे हो जाए, 2 करोड़ 5 करोड़ पे हो जाए, 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका करोड़पति बन जाएंगी। फिर बाद में पैसा ही पैसे को खींचना चालू कर देता है। आपका 5 करोड़ पे एक जगह लगा हुआ है, पता नहीं आपका 10 करोड़ पे कब हो गया, 10 करोड़ का 20 करोड़ पे कब हो गया। और फिर आप जब 100 करोड़ के आदमी बन जाते हैं तो लोग आपको कोई 100 करोड़ का कहता है, कोई 1000 करोड़ का कहता है, कोई 500 करोड़ का कहता है। ऐसा तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर करूँगा कि पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाए। पैसा जो है, आपका माइंड जो डिसीजन पावर है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए। पैसा तो फिर आना ही है ना। जब ऊपर वाले ने पैसा देना है तो उसके लिए वो बिंदियाँ मैटर नहीं करती, 1 करोड़ है या वो 100 करोड़ है या वो 10 करोड़ है, ये मैटर करता है आपके लिए और मेरे के लिए। देने वाले के लिए बिंदियाँ आप कितनी भी लगा दो पीछे, आप वो मैटर नहीं करते। तो हमें सबसे पहले उन प्लैनेट्स को ठीक करना है जो प्लैनेट हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपके शत्रु ग्रह हैं। यदि आपने मित्र ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर लिया और आपने शत्रु ग्रहों को अपने से दूर कर लिया या उनको निष्क्रिय कर दिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ऊपर वाले ने क्या बोलना है? मांग मेरे बच्चा, और ऊपर वाले ने बोलना है तथास्तु। तो ये हम अपने एस्ट्रोलॉजी में 11वें भाव से, 3रे भाव से और 7वें भाव से कर सकते हैं। हम इन तीनों भावों को एक्टिवेट कर लें तो हम कहीं ना अपने आप को और हम जातकों को अरबपति करोड़पति कुछ भी बना सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कितना है ये आपको देखना है। वेरी नाइस। कहीं ना कहीं आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात कर दी है। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम ये कंसेप्ट भारत का ही है, और कहीं ना कहीं ये 50% ही काम कर रहा है। जैसे आप देखें कि बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक विजन बोर्ड बनाइए और लगाइए, लेकिन मैं बोलता हूँ विजन बोर्ड बनाएं, और जहाँ मैं बोलता हूँ मेरे अकॉर्डिंग आप उस जोन में लगाएं जहाँ आपको मैं कहता हूँ। तो आप देखिए कि आपका विजन बोर्ड कैसे काम करता है, और इसको मैंने प्रूव किया है अपनी लाइफ के अंदर। आज मैंने अपनी लाइफ में वो सब अचीव किया है जो मैंने सोचा था। मेरे ऑफिस में कभी आए और आप मेरे विजन बोर्ड देखिए, मैं हर साल अपना विजन बोर्ड चेंज करता हूँ और वह सब कुछ अचीव कर लेता हूँ जो मैं अपने विजन बोर्ड में लिख देता हूँ। अरे वाह। तो आचार्य जी ये बताइए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की बात चल रही है, ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स में उलझे हुए हैं। एक बिल देते हैं और फिर महीना निकल जाता है और दूसरा बिल आ जाता है, और उस लूप से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्या कोई उपाय है क्रेडिट कार्ड के बिल से मुक्ति पाने का? देखिए आजकल के यंगस्टर्स मोस्टली क्रेडिट कार्ड के बिलों में उलझे रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं, फ़ोन चुका नहीं पाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब है प्लास्टिक मनी। तो ये कहीं ना कहीं हमने प्लास्टिक मनी का मतलब है बुध ग्रह। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बुध ग्रह को ख़राब कर रखा है, तभी हम क्रेडिट कार्ड के बिल चुका नहीं पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत जल्दी चुक जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ सिनेरियो ऐसा क्रिएट होता है कि हम ये चीज़ें जल्दी कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर सा और एक छोटा उपाय आपको बता देता हूँ कि आप फिटकरी को भिगो के रखिए और सुबह उठकर उसे दांतों को साफ़ करना शुरू कर दीजिए फिटकरी के पानी से। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो प्लास्टिक मनी, जो बुध ग्रह है, वो आपके फेवर में आकर खड़ा हो जाएगा और ये क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं आपके क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत खूब। और जो लोग यंगस्टर्स अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, आजकल एक नई वेव चली है स्टार्टअप्स की, हर किसी को 9 to 5 से छुट्टी करनी है और अपना कुछ काम स्टार्ट करना है। तो जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए कोई छोटा सा उपाय या सलाह होगी आपकी तरफ से? देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को देखकर काम ना शुरू करें। हम लोग कहते हैं कि शर्मा जी के बच्चे ने शुरू कर दिया तो वर्मा जी भी ये काम कर लीजिए, वर्मा जी ने ये काम कर लिया तो शर्मा जी भी काम कर लें। हो सकता है कि उनके भाग्य में वो काम लिखा हो और आपके भाग्य में नहीं। तो ऐसा नहीं हो। जैसे हम अभी ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि मैं लोगों को बताता हूँ कि हर ग्रह का एक काम होता है। जैसे पेट्रोल पंप जो काम है वो वृश्चिक राशि का है। मार्केट में ये बात बोलता है कि शनि ग्रह से पेट्रोल पंप देखा जाता है, पेट्रोल पंप मंगल ग्रह का काम है।
जैसे रेडीमेड कपड़ों का काम है वह शुक्र ग्रह से देखा जाता है, और जो बिना सिले हुए कपड़े हैं वह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, और जो गवर्नमेंट से संबंधित काम है ये सूर्य ग्रह से देखा जाता है, ज़मीन से संबंधित काम है ये मंगल ग्रह से देखा जाता है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम है तो शनि ग्रह से देखा जाएगा, वाइन एल्कोहल का जो काम है वह शनि ग्रह से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो चाय पत्ती का काम है या कॉफ़ी का काम है या तंबाकू का जो काम है या राहु ग्रह से देखा जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल देखो ना वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो शुक्र का काम है, और सॉरी ये राहु का काम है। ताले का काम वायर का काम, रस्सी का काम, फ्लाईओवर का काम, ये केतु का काम है। लंबी चीज़ों का कोई भी काम है, पाइप का काम, ये कहना केतु का काम है। तो हर ग्रह का कोई ना कोई काम है। मसालों का काम मंगल ग्रह का काम है, बिस्किट का काम, बेकरी का काम, केक का काम, ये मंगल ग्रह का काम है। मीडिया का काम राहु ग्रह का काम है। और जो फिल्म इंडस्ट्री का काम है ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह से भी रिप्रेजेंट करता है, 5वें घर से भी रिप्रेजेंट करता है। खिलाड़ी, जो जितने भी खिलाड़ी हैं या हम जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं ये एक्सटर्नल प्लैनेट से देखा जाता है। एक्सटर्नल प्लैनेट का मतलब है गुरु मंगल शनि। और जितने भी फिल्म स्टार्स का काम है ये इंटरनल प्लैनेट से देखा जाता है, जिसमें बुध और शुक्र आता है। तो ये काफ़ी डीप नॉलेज की चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी काम करें तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जो प्लेनेट आपकी स्पॉट में बैठे हैं। तो हम देखिए यहाँ पे आज लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कंसल्ट करने के लिए कि हमारे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाया जाए, कौन सा कोच काम करे। तो इससे आप कोच से भी मिलने के साथ साथ में अपना भाग्य भी चेक कीजिए। भाग्य को कोसिए मत, ये चेक कीजिए कि भाग्य में लिखा क्या हुआ है। भाग्य के हिसाब से चलें। भाग्य के हिसाब से चलें तो कर्म और भाग्य आपके साथ में आ जाएंगे, तो आप 1 और 1 11 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि हम सभी कंसल्ट करें और उसके बाद अपना आगे काम करें। आचार्य जी, अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट, हमारे व्यूअर्स जो हैं दे आर मोस्टली मेल एंड दे लव क्रिकेट, सो वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्रिकेट। सो अभी रिसेंटली हमारे किंग कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है, T20 से ले लिया था, टेस्ट से भी ले लिया है, रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। क्या लग रहा है कि क्या ये ODI में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कब तक परफॉर्म करेंगे, इनकी क्रिकेट का फ्यूचर कैसा दिख रहा है हमको? अभी शुभमन गिल को क्रिकेट का टीम का कैप्टन बनाया गया है, और मैंने कोहली के ऊपर एक पूरा वीडियो भी बनाकर डाला है कि क्यों कोहली का ऐसा डिसीजन एकदम से उन्होंने ले लिया। तो अभी जो शुभमन गिल के जो स्टार्स हैं उनकी बहुत फेवर में हैं, और जो अभी भारत इंग्लैंड में जाकर अभी टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो कर्क राशि में भी मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक मिला जुला असर यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय टीम के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन शुभमन गिल के यदि मैं एज ए इनके इंडिविजुअल की बात करूँ तो इनके स्टार इनकी फेवर में हैं, और ये आगे जाकर एक अच्छे कप्तान भारतीय टीम के लिए साबित हो सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि डिसीजन जो है शुभमन गिल को टेस्ट कैप्टनसी देने का, ये एक प्रॉमिसिंग डिसीजन है और ये इस पे खड़े उतरेंगे। ये भारतीय टीम के लिए कहना कि एक अच्छे कैप्टन साबित होंगे। वेरी नाइस, वाओ। और 2025 में कोई ऐसा क्रिकेटर है जो एक उभरता सितारा हो सकता है? देखिए, अभी एक यंग जो लड़का यशस्वी, आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत कम राजस्थान से वो खेले हैं, बिहार के यंगस्टर्स हैं। तो ऐसे ही कुछ यंगस्टर्स आपको और देखने को भी मिल सकते हैं। और मेरे को जो ये लड़का है जो बिहार से खेला है, ये भारतीय टीम में इसका एक नए लेवल पर ये लड़का अपना नेम एंड फेम लेकर जाएगा और भारत की टीम को एक बुलंदी पर पहुंचाएगा, ऐसा इसकी कुंडली से देखकर मुझे लग रहा है। और इस प्रकार से एकदम से आपको 2 या 3 लोग और भी देखने को मिलेंगे जिनका नाम पहले कहीं नहीं था, और वह एकदम से भारतीय टीम में आएंगे और भारतीय टीम को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। वेरी वेल, एज लॉन्ग एज इंडियन क्रिकेट टीम स्टेज ऑन द टॉप, वी आर ऑल हैप्पी। ठीक है आचार्य जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपने देश की। तो मोदी जी की 3rd टर्म चल रही है, इस टर्म के बीच में उनकी रिटायरमेंट भी पास आ रही है, तो क्या फ्यूचर दिखता है मोदी जी का? उनकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी कैसी रहने वाली है? मोदी जी के बारे में हर लोग अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोदी का जो 11th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, और जब भी वह रिटायरमेंट लेंगे तो अज्ञातवास में चले जाएंगे। मैं किसी को भी उनको दिखेगा भी नहीं कि वो कहाँ चले गए, और अब उनका करियर जब भी वो ख़त्म करेंगे तो इस प्रकार से ख़त्म करेंगे, वो बिल्कुल अज्ञातवास में चले जाएंगे। तो अभी मुझे निकट भविष्य में अगले 1 या 2 सालों में ऐसा मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है कि मोदी जी के साथ में ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उनके जो उनकी कुंडली को स्टडी करने के बाद ऐसा पता लग रहा है कि जब भी वो संन्यास लेंगे या जब भी वो करियर को ख़त्म करेंगे तो वापस पर राजनीति में अपने आप को देखना नहीं चाहेंगे, कहीं भी उनकी इंडिफरेंस बिल्कुल भी 0 हो जाएगी। जिस प्रकार से उनका नाम, जितना नाम है, तो एकदम से वो अज्ञातवास में
चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, गायब हो संन्यास ले जाएंगे, लेंगे। संन्यास ले लेंगे तो। चलो फिर तो कुछ टाइम रुक के ही संन्यास ले। जी। बात करें अब अरविंद केजरीवाल जी की, तो हमने देखा कि कुछ रीसेंट टाइम्स में उनके करियर ने एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड टर्न सा लिया है। तो क्या दिखता है उनके करियर में, पॉलिटिक्स या फिर प्रिजन? मुझे कहीं ना कहीं उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनकी शनि की महादशा, शनि का कुछ समय चल रहा है और शनि महाराज उनके नीच के होकर बैठे हुए हैं और उनकी शनि की जो उनको ख़राब सिग्निफिकेटर भी अभी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल जी अब दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जो पंजाब का स्टेट है वह भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाएगा और वह पूरी तरीके से जो पॉलिटिकली बाहर हो जाएंगे। ऐसा मेरे को उनका जो कुंडली देखकर, चार लग देखकर मुझे प्रतीत हो रहा है। वाह। अब बात कर ली है पॉलिटिक्स की, तो बात ये भी कर लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं जो एकदम से ख़राब हुए हैं, एक वॉर जैसी स्थिति ऑलमोस्ट बन गई, बट एक टेम्प्रेरी ट्रूस आ गया है। क्या लग रहा है बचे हुए साल में क्या ये वॉर दोबारा हो सकता है या फिर ये वॉर ख़त्म हो गया है? देखिए, अभी मंगल है वो कर्क राशि में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो मंगल जब भी कर्क राशि में गोचर करते हैं तो ग्रह युद्ध होता है, आसपास के पड़ोसियों से युद्ध होता है। जो मंगल जो कि कर्क राशि है वह घर की है और आसपास के पड़ोस की है। तो मैंने ये भविष्यवाणी पहले ही मेरे आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो मैंने कहा था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि घर में युद्ध हो या फिर पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो या युद्ध हो। तो अभी मंगल ग्रह गोचर करेंगे सिंह की राशि में। तो सिंह की राशि में पहले से ही केतु ग्रह वहाँ पे विराजमान है। तो अभी इस पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने कही थी कि अब जो है जो युद्ध का सीन है वो चेंज हो जाएगा। अब मर्डर या गोलीबाजी या इस तरीके की, केतु का मतलब हथियार, नुकीले हथियार भी हैं और मंगल का मतलब गोला बारूद है। और जब गोला बारूद और हथियार दोनों मैच होंगे तो कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और सिंह की राशि में ये जा रहे हैं तो लोगों को वर्चस्व बचाने के लिए लोग युद्ध करेंगे, मैं अपना नाम बचाने के लिए लोग युद्ध करेंगे और गुरु यहाँ पर अतिचारी भी हो रहे हैं। तो निकट भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा शांति तो नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर कुंभ की राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेटर हमें देखने को मिल रहा है। और सूर्य भी यहाँ पे वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह भी कहीं ना कहीं बचत करेंगे। तो कुछ चीज़ें खराब भी होती दिख रही हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस भी होती दिख रही हैं। यदि राहु भी ग्रह यहाँ पर खराब राशि में गोचर कर रहे होते तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई भी नहीं टाल सकता था। तो लेकिन राहु अब यहाँ पे एक फेवर राशि में गोचर कर रहे हैं तो कहने की चीज़ें इम्बैलेंस होकर बैलेंस हो जाएंगी। और आने वाले समय में आपको मैं ये भी बता दूं कि रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और जो इजराइल का जो अभी इसने जो गाजा के ऊपर युद्ध कर रहा है, तो ये आने वाले 2 या 3 महीनों के बाद जैसे ही मंगल कन्या राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें कम होती दिखाई देंगी। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। वी आर ऑल हियर फॉर वर्ल्ड पीस। जी। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं आचार्य जी। गोल्ड पिछले साल तक 80 पे था, फिर स्काई रॉकेट होकर लाख पे चला गया, नाउ इट्स कम डाउन टू 90। सो क्या है गोल्ड, ये क्या क्रैश हो रहा है या करेक्शन हो रहा है? गोल्ड 1,20,000 रुपये पे जाएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड के अंदर तेज़ी और मंदी आपको इतनी तेज़ी से देखने को मिलेगी, जब लोग सोचेंगे कि तेज़ होगा तो मंदा हो जाएगा, जब लोग सोचेंगे मंदी जाएगी तब ये तेज़ हो जाएगा। मैं लोगों की प्रेडिक्शन के अगेंस्ट में गोल्ड अपना जो बिहेवियर है वो दिखाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर अतिचारी हो गए हैं। तो इनकी प्रेडिक्शन जो बड़े बड़े जो स्केल लेकर बैठते हैं ना, आप देखेंगे कि जो प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होएगा, तो प्रेडिक्शन उनकी उल्टी हो जाएंगी। तो काम गोल्ड अल्टीमेटली बढ़ेगा, लेकिन जब वो लोग बढ़ने की सोचेंगे तब कम हो जाएगा, जब कम के सोचेंगे ये तो बढ़ेगा। लेकिन आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड अल्टीमेटली 1,20,000 को छुएगा अगले 3 से 4 महीने में, और अगले 2 सालों में ये 2 लाख रुपये गोल्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट और आग बंद करके गोल्ड पे इन्वेस्ट कर लिया जाए। स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है गोल्ड पे? देखिए, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म गोल्ड हमेशा आपकी फेवर में रहेगा। आने वाले 2 या 3 सालों में आपको 2 लाख रुपये भी गोल्ड देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी जो प्रेडिक्शन है वो 100% गलत जाएंगे। जिसने आप तेज़ी की सोचेंगे उसने मंदा आ जाएगा, जिसने मंदा सोचेंगे उसने तेज़ी आ जाएगी।
ठीक है, गॉट इट, नो प्रोडिक्शंस, ओनली इन्वेस्टमेंट्स। ओनली इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ठीक है आचार्य जी, क्लोजिंग दिस एपिसोड, एक तो मुझे ये आपसे पूछना था कि जब इंसान की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तब तो हम फटाफट डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक छोटी सी छींकी आती है या बिल्कुल थोड़ा सा खांसी ज़ुकाम होता है जिसको हम घर पे डीकोल्ड खा के ठीक करना पसंद करते हैं। तो सिमिलरली लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जब बहुत मेजर आते हैं तो हम लोग जाते हैं किसी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट के पास और अपनी उनसे उनकी सलाह लेकर आते हैं और अपनी लाइफ को ठीक करते हैं। बट लाइफ के नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स जो रेगुलरली आते जाते हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाए, खुद से बेसिक प्रेडिक्शंस कैसे की जाए? देखिए, बेसिक प्रेडिक्शन तो आजकल आप देखेंगे यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है, कहीं किसी को उठा के देख लेंगे। मेरा ये मानना है कि आप छोटे मोटे उपाय, लोगों, गरीब लोगों को खाना खिलाना, गौ माता को खाना खिलाना, चींटियों को दाना डालना, ये आप रेगुलर आपको बेसिस पे करते रहना चाहिए। ये सबके लिए अच्छा है? ये सबके लिए अच्छा है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर एक आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि उपाय कैसे काम करते हैं। जैसे आप देखिए कि सभी एक आपने बोल दिया कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, तो क्या गऊ हमेशा हरा चारा ही खाएगी? आपको खाने में हमेशा रोटी अच्छी लगती है कि कभी कभी पिज़्ज़ा भी अच्छा लगता है, कभी कभी डोसा भी अच्छा लगता है? तो ऐसे भी गौ माता को भी सब कुछ चाहिए। उनको कभी चने की दाल भी चाहिए, उन्हें कभी पालक भी चाहिए, उन्हें कभी हरा चारा भी चाहिए, कभी उन्हें काला नमक भी चाहिए। जैसे आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आप हाजमला खाते हैं, ऐसे जब गौ माता ज़्यादा खाना खा लेती है तो वो नमक, काला नमक चाटती हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार से हम आपके ग्रहों को देखकर बताते हैं कि आपको गौ माता को क्या खिलाना है, आपको गाय को, आपको बैल को क्या खिलाना है जो आपके लिए अच्छा हो। तो हम जो हमारी राशि है वो 12 प्रकार से 12 भागों में बंटी हुई है, और 9 ग्रहों के, हर 9 ग्रहों के कोई ना कोई जीव है, कोई ना कोई जंतु है, कोई पशु है। जैसे 4 प्रकार के जंतु होते हैं, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और पृथ्वी के नीचे रहने वाले। जैसे चींटियाँ हैं, चूहे हैं, सांप हैं, तो ये ज़मीन के नीचे रहने वाले। तो इनका सबका अलग अलग प्रकार से आहार है। ये अलग अलग प्रकार से पशु पक्षी हैं। जैसे मान लो ज़मीन में उड़ने वाले में कौवे भी हैं, कबूतर भी आते हैं। जो कौवा है वो शनि से देखा जाता है और कबूतर राहु ग्रह से देखा जाता है। अब जीव जंतु जो पानी में रहने वाले हैं उसमें मछली भी आते हैं और अलग भी प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु और भी हैं। ज़मीन में रहने वाले चींटियाँ हैं, चूहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले पशु हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, गौ माता है, बैल हैं, और भी इसमें भैंस है। इसमें अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी भी आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको कौन से जीव की सेवा करनी है और उन जीवों के मुंह में क्या जाना चाहिए, तो ये हम आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं। यदि आप वो चीज़ें उन देवी देवताओं को या उन पशु पक्षियों को खिला देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जो ग्रह खराब हैं वे आपके फेवर में हो जाते हैं, और जो आपके फेवर में हैं वे आपके और अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब आपको सिर्फ आपकी कुंडली को देख कर ही बताया जाता है। और यदि आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, जैसे आप देखिए कि यदि आप अपना घर खरीदते हैं और आप अपना घर बनाते हैं तो आप आर्किटेक्ट हायर करते हैं। आप बीमार हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को हम इतना हल्का ले लेते हैं, हमें लगता है कि यह इसके उपाय हम घर पे कर लें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, मिस्टर परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए और परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से ही सलाह लेकर काम कीजिए, जो आपको हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से, बहुत बड़ी परेशानियों से आपको बचा दे। और या फिर एक ये भी छोटा सा उपाय है कि खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए और आपका कोर्स ले ले। जी हाँ, मैंने अभी मेरी व्यस्तता को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म का यदि कल्याण करना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो लोगों की डिमांड को देखते हुए मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को सिखाना भी शुरू किया है। जिसको यदि कोई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहता है तो वो भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है। बहुत खूब। आखिरी में आचार्य जी, जो एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए कोई छोटी सी सलाह या उपाय 2025 के लिए बता दीजिए प्लीज़। देखिए, 2025 में अभी मंगल जो है वो केतु के सिंह राशि में गोचर कर रहा है। तो मंगलवार आप मीठी रोटी बनाकर, जैसे किसी का परेशानी न है, हेल्थ से संबंधित बनाए, तो मीठी रोटी, मोटी रोटी बनती है ना, आपने पहले सुना होगा, मन्नी बोलते हैं हमारे पंजाबी में। तो यदि आप मीठी रोटी मंगलवार बनाकर आप स्ट्रीट डॉग्स को खिला देते हैं, स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं तो आप मीठी रोटी बनाकर किसी भी क्लीनर्स को या वर्कर को भी खिला देते हैं, तो मंगल केतु की युति आपको खराब प्रभाव नहीं देगी। और शनि ग्रह यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये कॉमन उपाय सभी के लिए काम करेगा। आप पास के किसी भी आश्रम में जाइए, चाहे वृद्ध आश्रम हो, चाहे बच्चों का आश्रम हो, तो वहाँ पे सरसों का तेल 1.25 लीटर शनिवार आप डोनेट करके आइए या देकर आइए। और इसके साथ में यदि आपका प्रोफेशन किसी भी प्रकार से नहीं चल रहा है,
काम में बार बार रुकावट आ रही है, काम नौकरी आपको नहीं मिल रही है, तो आप स्ट्रीट डॉग्स को आटे के गुलगुले बनाकर भी खिला सकते हैं। और इसके साथ में आप किसी भी आश्रम में या कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो वहाँ पे भी आप लोहे का सरिया, मैंने रोड जो आती हैं लोहे की, वह भी आप डोनेट करके आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रुका हुआ काम है वह भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे एपिसोड पे आने के लिए। बहुत अच्छे उपाय बताए, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस की हैं। आई होप दैट एवरीवन हु इज़ वॉच्ड दिस एपिसोड विल टेक समथिंग विद देम, एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू लाइक दिस एपिसोड। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।